Okay, the remaining part of P block elements like we are still in group 15. Group 15 के nitrogen के compounds देख रहे हैं. Okay, last we have seen I think ammonia, correct? Ammonia and the oxides I think nitrogen के oxides or ammonia, those things we have seen. Let's move further. Nitric acid. Today we will see the next compound of nitrogen, nitric acid. Then slowly we will move on to the next group. Even not even the next group, even phosphorus भी अभी complete नहीं हुआ है. Phosphorus है, उसके compounds हैं. उसके बाद then only we can move to the 16th group. Okay, so remaining part of the compound. This is with reference to the last class. जो मैंने last class बताया था ना oxides. इसमें एक unique question है. This was a very different question can be asked for your NEET exams. N2O5 बहुत लोग covalent समझते हैं. It's an ionic fragmented solid. Okay, it's ionic solid. पहला solid है जो fragmented है. Okay, मतलब ये solid दो टुकड़ों में exist होता है. Cationic and anionic. So this is very important question for you. N2O5 को normally books में covalent लिखते हैं. थोड़ा careful से रहना. See this. If you do little bit like higher कोई दूसरे books में, foreign books में, if you see this N2O5 is an ionic solid. Okay, it fragment into two parts, cation and anion. This is multi-purpose. इसको आप organic में use कर सकते हो. कहाँ पे ऑर्गेनिक में यूज होगा आप बताना मुझे कहाँ पे यूज होगा बिकॉज ऑर्गेनिक आपका हाइड्रोकार्बन याद है 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो बेंजीन पढ़े होंगे बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन वहाँ पे इसको यूज कर सकते हो इस बेंजीन में यूज कर सकते हो उसको दैट इज आई विल राइट डाउन एंड एक्सप्लेन ओके प्लीज मेक ए नोट फर्स्ट एक एक कंपाउंड्स देखेंगे नेम ऑफ द प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ पे नाम है इंडस्ट्री का नाम या साइंटिस्ट का नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट जैसे हेबर है ऐसे नए नेम आएंगे आपको बर्कलैंड हाइट प्रोसेस लाइक दैट यू विल हैव सम न्यू नेम ऑस्टवाल्ड प्रोसेस लेट चैम्बर प्रोसेस कॉन्टैक्ट प्रोसेस यू मे बी हर्ड ऑफ इन लोअर क्लास so those processes are really very important the catalyst temperature pressure that's very important catalyst temperature pressure of those processes हाँ सर आपने जब ग्रुप 15 एलिमेंट्स बुक किया था तो उसमें एक्शन विद एयर एक लिया था आपने एलिमेंट्स का तो उसमें एग्जांपल में N2O5 भी लिखा था और आपने बताया कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहता लेकिन उसका आंसर मैं दिया था हाँ उसका आंसर बोला था ना मैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इट फॉर्म्स ओनली इन कोवेलेंट में दिखाता था हाँ बट यहाँ पे वो दो फ्रैगमेंट बन के दिखाता है अलग अलग सा दो फ्रैगमेंट यू नो दैट इसका अलग सा आपको तो आता होगा दो अलग अलग फ्रैगमेंट्स का निकालना है यहाँ पे तो नाइट्रोजन +5 नहीं दिखाता है इट इज करेक्ट इट डजंट शो +5 इट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी बेटा दैट स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन +5 वो कोवेलेंट में नहीं दिखाता है आयोनिक में दिखाता है सॉरी उल्टा +5 डजंट शो इन आयोनिक ध्यान से देखना वो कोवेलेंट में दिखाता है दैट इज करेक्ट जैसे HNO3 इज कोवेलेंट इवन दिस वन N2O5 को कोवेलेंट मानते हैं लोग बट स्टिल N2O5 को देखा गया है माना गया है कोवेलेंट जब देखा गया है तो वो दो टुकड़ों में एग्जिस्ट होता है प्लस एंड माइनस ओके दैट इज नॉर्मली केमिस्ट्री में ध्यान से देखना जो कंपाउंड्स की जो रिसर्च होती है ना एनालिसिस दैट इज डन बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन आपने भी सुना होगा एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज इवन बेंजीन का स्ट्रक्चर भी उन्होंने उसी से ही निकाला था बेंजीन का कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर एक्सरे से निकालते हैं बिकॉज एक्सरे इज द ओनली रेस व्हिच कैन एंटर इनटू द सॉलिड्स कुछ है आपने पढ़ा होगा एक्सरे एंटर इनटू द सॉलिड्स और सॉलिड में अंदर जाके उसकी पूरी फोटोग्राफ खींच के लाता है तो N2O5 का जो हम मानते हैं वो स्ट्रक्चर कोवेलेंट है बट एक्सरे के थ्रू जो देखा गया है वो आयोनिक है समझ में आया तो ओवरऑल व्हाट इज बीइंग सीन फ्रॉम एक्सरे इज ट्रू एक्सरे डिफ्रैक्शन से जो देखा गया है वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे आप देखोगे इसके दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चल जाएगा यू कैन सी दिस करेक्ट आप ही देख लो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो इसका +5 ये -4 करेक्ट होल +1 और ये अगेन +5 ये -6 होल -1 दैट मींस n has +5 बट ध्यान से देखना कैसे बोलोगे इट फॉर्म +5 इन द कोवेलेंट स्टेट बट दिस इज एन कॉन्ट्रडिक्शन ये एक्सेप्शन है हम चाहते हैं कि एक्सपेक्टेड इज N2O5 कोवेलेंट बट देखा गया है N2O5 आयोनिक फ्रैगमेंट्स सो इट इज एन आयोनिक फ्रैगमेंट बोलना मत तो N2O5 को आप क्या बोलोगे इट्स आयोनिक फ्रैगमेंट N2O5 is exception for that now start with the compounds of nitrogen देखना जो एक कंपाउंड बचा हुआ है वो नाइट्रिक एसिड and this is most important because you know that oxidizing acid है तो obviously it is more important sulfuric nitric सब उससे पहले N2O5 के बारे में N2O5 everybody know that it's a ionic solid इसको अच्छा सा नाम दोगे तो नाइट्रोनियम नाइट्रेट कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा भी एक नाम होता है तो याद रख लेना so it is नाइट्रोनियम नाइट्रेट ये कहाँ पे यूज कर सकते हो anybody can tell me you can use this in organic chemistry
आई एम गिविंग ए क्लू, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ पे यूज कर सकते हो? कोई बोल सकता है इसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज कर सकते हो? आपने पढ़ा भी, मैं क्लू भी देता हूँ, यू हैव स्टडीड दिस हाइड्रोकार्बन्स। और भी क्लू देता हूँ, बेंजीन, यू हैव स्टडीड बेंजीन। तो ये कहाँ पे यूज कर सकते हो? Exactly, to convert benzene to nitrobenzene. बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन बनाना हो, you can use this नाइट्रोनियम नाइट्रेट. It's a nitrating agent. आप बोलते हो ना बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन बनाना हो तो use nitrating mixture. कुछ तो है ना वो 3:1 ratio of nitric acid and sulfuric acid. Or even nowadays they directly use concentrated nitric acid for converting benzene to nitrobenzene. याद रखना ना, बेंजीन को अगर नाइट्रोबेंजीन बनाना हो, that means P block के जो applications है वो organic chemistry में. You can see this. That's why this is very marvelous chapter. You are studying inorganic, but they are used in organic. तो like इसके बिना कोई organic compound ही नहीं है आपके पास. तो देख लेना, अगर P block elements नहीं है तो catalyst नहीं है, reagents नहीं है. अगर catalyst और reagents नहीं है तो no organic compounds. खाली रहेगा organic chemistry का book. So think of, तो organic chemistry is majorly from inorganic. आपको धीरे-धीरे पता चलेगा how inorganic dominates organic. That's much like it is overused. इसकी ज्यादा यूसेज ऑर्गेनिक में है, हर जगह पे बेंजीन के हर रिएक्शन पे है. That you will come across later on. तो याद रख लो, this is नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए you can use this नाइट्रोनियम नाइट्रेट. Now HNO3, everybody knows about HNO3 is a nitric acid, is an oxidizing acid. Now little bit more about HNO3, how it react with metal, non-metals, those things. पहले उसका प्रिपरेशन मेथड, लैब प्रिपरेशन, दिस इज वेरी, क्या बोलते हैं, दिस इवन यू कैन easily you can explain this preparation. एक salt ले लो, उसका एसिड में घुला लो बस, नाइट्रेट salt, because logic you need HNO3, तो you need NO3 ना, तो NO3 का salt. What is NO3 salt? Nitrate salt. To take any nitrate salt, sodium nitrate, potassium nitrate, whatever nitrate, तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, put one acid, you can generate another acid. ये आपको already आता है, P block, already you have know this. If you add one acid, you will get another acid. तो it's a like displacement reaction जैसा. This is like a displacement reaction. आप देख सकते हो NO3 जो Na के साथ था वो अब H के साथ आ गया, HNO3, और ये पूरा का पूरा SO4 सोडियम के साथ चला गया. और यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट है आपके, आई थिंक HSC बुक में दिया है, सोडियम बाइसल्फेट. नॉट ए प्रॉब्लम, वो थोड़ी देर के बाद सोडियम सल्फेट बनता है. इट्स नेवर बीन अ प्रॉब्लम दैट यू कैन राइट सोडियम बाइसल्फेट और सल्फेट, इट इज सेम, है ना. आफ्टर सम टाइम इट कन्वर्ट्स टू सोडियम सल्फेट एंड बोथ आर इक्वली सॉल्युबल इन वाटर. तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. They are not precipitates, both are equally soluble. या तो बाइसल्फेट हो, सल्फेट हो, they are soluble in water. तो याद रख लेना, so this is like an exchange reaction, बोलते हैं ना displacement reaction. तो this is never been used anywhere. Waste. अब आ जाएगा industrial process. Industrial process जहाँ भी name आता है वो बहुत important है. You will study maximum number of name process only in this chapter. Okay, बहुत सारे name process, जैसे Haber हो गया है, अब next Berkeley और ये आ गया, Ostwald आ गया, तो और बहुत सारे आएंगे आपको. Decons, okay. Then you have lead chamber, then you have contact. तो नए प्रोसेस आएंगे और ये प्रोसेस बहुत like very important. Like they ask you in zoology ना, question column match the following with column 1 and column 2. वैसा ही same question inorganic में for this process they will have. They will give the process and catalyst randomly. या process होगा या catalyst होगा. You have to match the catalyst with process. समझ में आया? तो like वो में आता है ना. So we were disconnected. So our center was disconnected. Can you please repeat? अच्छा, see nitric acid preparation we are talking about. So nitric acid can be prepared by lab method. In lab it is just a displacement reaction between a salt and acid. So acid and salt get anion and cation get exchanged. You know displacement reaction में क्या होता है? So you get one HNO3 and remaining as sodium sulfate. Even in books they have given sodium bisulfate, but no problem, bisulfate after some time becomes sulfate, and both are soluble in water. Side product are not that much important as far as chemistry is concerned. We are more worried about the major products, that is the main product. Now, if you talk about industrial process, there are two processes for nitric acid. One is called Berkeley, one is Ostwald. दोनों का देखना, दोनों 21 साल में आए होंगे और दोनों में कुछ डिफरेंस भी था, थॉट था. You can just see the thought. सब स्टेप सेम है सिवाय फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंट इन बोथ द प्रोसेस. तो दोनों का एम था नाइट्रिक एसिड बनाना. दोनों का अल्टीमेट एम वाज दैट टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड. बट Ostwald took ammonia as a starting material. ऑस्ट्वल्ड प्रोसेस में अमोनिया इज अ स्टार्टिंग मटेरियल. जो स्टार्टिंग कहां से शुरू किया उसने अमोनिया से, और बर्कले ने नाइट्रोजन से शुरू किया. तो ध्यान से देखना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया और कैटलिस्ट से और हाई इलेक्ट्रिक आर्क, मतलब यू नो दैट हाई वोल्टेज सप्लाई से, तब जाके नाइट्रोजन ऑक्सीजन दे रिएक्टेड टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड. एंड नाइट्रिक ऑक्साइड एयर से ऑक्सीडाइज होता है, एवरीबॉडी नोस, एयर ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको.
एरियल ऑक्सीडेशन। तो एयर से ऑक्सीडाइज होता है, बनता है NO2 और NO2 उसके बाद पानी में घुलाते हैं एट हाई प्रेशर। ऐसे नहीं कि यू नो दैट हेनरीज लॉ सब पढ़े होंगे आप। इफ यू वांट टू डिसॉल्व गैसेस इन वाटर यू हैव टू अप्लाई सर्टेन pressure and temperature should be little low. You know, gaseous solubility of gases are exothermic. पढ़ा होगा हेनरीज लॉ में। If you heat, gases will escape to the surroundings. करेक्ट है हेनरीज? तो ध्यान से देखना, तो NO2 को उन्होंने पानी में डिसॉल्व किया, तब उनको नाइट्रिक एसिड मिला और उसके साथ NO मिला। तो the moment they got NO, they can recycle and use. Because जैसे NO मिला, उसको क्या कर सकते हैं? उस NO को further oxidize कर सकते हैं, उसको NO2 बना सकते हैं, फिर भी उसको पानी में घुला सकते हो। They can get more and more nitric acid. Because you know that there is a scientist, Lee Chatelain principle. उसने वही तो बोला था, कोई भी साइड प्रोडक्ट को वेस्ट मत करो। That's what Lee Chatelain principle says. मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसको effectively करो, 100% करो। तो whatever side product you get, उसको again you can use it, recycle it, and further you can generate nitric acid. That means both the process are mostly similar. What is difference in the process? The starting material is different. यहाँ का starting material nitrogen है, वहाँ का starting material ammonia है। और Ostwald process multiple times more important than Berkeley-Knight process. Ostwald process आपके बुक में है, NCERT या जो भी है, HSC में डिटेल्स है। Berkeley-Knight I don't think it is there in your books. तो Ostwald process का एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर। जैसे हेबर में पढ़ा था ना आपने, मोलिब्डेनम, आयरन ऑक्साइड। Like the same way you have to study this platinum/rhodium gauge. You know gauge means? You know gauge mesh. Now ध्यान से देखना। Now see in this case, ये पूरा आपको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा। प्लैटिनम, रोडियम, गाज। You know गाज and mesh. You know वायर गाज देखा होगा लैब में, एक ट्राइपॉड स्टैंड होता है, डायरेक्ट हीट नहीं अलाउ करते, दे कीप अ वायर गाज ताकि वो हीट फ्लेम यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए। देन दे कीप फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, देखा होगा वायर गाज ये सब। तो दैट इज द सेम थिंग गाज। ध्यान से देखना, दिस इज 500 केल्विन 9 बार। इसका ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, बिकॉज़ इन योर बोर्ड आल्सो दिस कम्स 500 केल्विन 9 बार। आई डोंट थिंक इंडस्ट्री, ध्यान से देखना, नीट में टेम्परेचर कभी नहीं पूछता है, हर एक प्रोसेस का टेम्परेचर। नीट इज नॉट दैट काइंड ऑफ एग्जाम्स, दे आस्क यू टेम्परेचर एंड ऑल दिस थिंग, बट बोर्ड में आ सकता है। बट कैटलिस्ट तो आ सकता है नीट में 100%, बिकॉज़ एवरी प्रोसेस हैव डिफरेंट कैटलिस्ट। एंड वन थिंग आई हैव नोटेड, आपने अच्छा सा नोट किया, हर बार जब कैटलिस्ट की बारी आती है, मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। नोटेड दिस? अभी तक हेबर प्रोसेस, आयरन ऑक्साइड डी ब्लॉक, मोलिब्डेनम ऑक्साइड डी ब्लॉक, पोटेशियम थोड़ा सा, ट्रेस एस ब्लॉक तो थोड़ा सा डालते हैं, डी ब्लॉक बहुत ज्यादा डालते हैं। देखा आपने, डी ब्लॉक एलिमेंट हर जगह पे कैटलिस्ट है। बिना डी ब्लॉक के आज इंडस्ट्री चल नहीं सकती। थिंक, आज अगर आज इंडस्ट्री है, नाइट्रिक एसिड की इंडस्ट्री है, सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री इज देयर ओनली बिकॉज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। विदाउट डी ब्लॉक एलिमेंट नो इंडस्ट्री विल रन। सल्फ्यूरिक एसिड इज सो इंपॉर्टेंट। सल्फ्यूरिक एसिड अगर नहीं है, एवरीबॉडी नो सल्फ्यूरिक एसिड इज बीन सो इंपॉर्टेंट फॉर द डेली प्रोसेस। विदाउट सल्फ्यूरिक एसिड यू नेवर गेट शुगर। Sugar industry, you know sugar industry, so the white crystals, the sugar, if you want that you need sulfuric acid, because sulfuric acid only can remove water from that, because sugar industry में पानी निकालने के लिए sulfuric acid यूज करते हैं, concentrated sulfuric acid, dehydrating agent। तो वहाँ भी आप देख सकते हो ना, हर जगह पे P ब्लॉक भी उतना इंपॉर्टेंट है, बट D ब्लॉक उससे 10 टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। D ब्लॉक बिना D ब्लॉक के कुछ होगा ही नहीं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वनेडियम पेंटॉक्साइड, वनेडियम D ब्लॉक एलिमेंट। तो हर जगह पे D ब्लॉक एक्सटेंसिवली यूज, कोबाल्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड। तो एवरीवेयर इवन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना हो वहां भी डी ब्लॉक है। तो समझ में आया, पी ब्लॉक से भी ज्यादा एप्लीकेशन डी ब्लॉक की है। ओके, वो बाद में पढ़ेंगे। नाउ ध्यान से देखना, नाउ द फर्स्ट स्टेप विल बी डिफरेंट इन बोथ, दैट्स वेयर यू कैन कंपेयर एंड स्टडी। ओके, टेल मी व्हाट आर द 3 स्टेप्स व्हिच यू फॉलो। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ NO इन बोथ द स्टेप। दोनों में यू आर प्रिपेयरिंग NO बट डिफरेंट मेथड्स। इन ऑस्टवाल्ड प्रोसेस यू आर प्रिपेयरिंग NO बाय अमोनिया। इन Berkeley-Knight यू आर प्रिपेयरिंग NO बाय नाइट्रोजन। और NO बनाने के बाद ऑटो ऑक्सीडेशन, व्हाटएवर यू कॉल, एयर ऑक्सीडेशन, दैट कन्वर्ट्स NO to NO2. Then NO2 is dissolved in water at little high pressure to become nitric acid. Along with nitric acid, there is a major क्या बोलते हैं, chief byproduct, that is NO, that can be recycled and further be converted to HNO3. Now, physical properties of nitric acid. Nitric acid के बारे में everybody know nitric acid is the most viscous liquid. Even sulfuric acid, same, दोनों viscous. सल्फ्यूरिक एसिड भी विस्कस है, नाइट्रिक एसिड भी विस्कस है। उसका रीजन ये कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एवरीबॉडी नोस दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज बीन सीन। सल्फ्यूरिक एसिड में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाँ वहां भी हो सकता है, वो है, वहां पे ऑक्सीजन है, याद रख लो। जैसे नाइट्रोजन में, नाइट्रिक एसिड में तो ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज नाइट्रिक एसिड में बिकॉज ऑफ 2 एटम्स O and N, बिकॉज O भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, N भी इन्वॉल्व हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रिक एसिड एसोसिएट्स, यू नो, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल एसोसिएट होने के कारण विस्कोसिटी बढ़ता है।
तो ध्यान से देखना, तो नाइट्रिक एसिड एक विस्कस लिक्विड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, दैट इज वन थिंग। सेकंड, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड, व्हाटएवर इट इज, लिक्विड और जो भी है वेपर स्टेट, जो भी स्टेट है उसमें क्या है, मोस्टली लिक्विड क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, बिकॉज लिक्विड में नाइट्रिक एसिड इज अ पॉलीमर, दैट्स व्हाई, बिकॉज इट्स अ वेपर स्टेट, इट्स अ मोनोमर। तो ध्यान से देखना, लिक्विड में वो पॉलीमर है, क्यों, बिकॉज वन नाइट्रिक एसिड इज गोइंग टू बी फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर, it forms hydrogen bond with the next, तो it exists as a polymeric chain structure, that's why जब भी we explain hydrogen bond क्या बोलते हैं, जब भी we explain hybridization we go into the vapor state, क्यों वेपर स्टेट में वो सिंगल मॉलिक्यूल है, लिक्विड में वो एक चेन है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, यू नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट एज अ पॉलीमरिक चेन, पढ़ा होगा आपने। नाउ अगर आप वेपर स्टेट में जाओगे, HNO3 इज दिस, यू नो दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यू नो दोस थिंग्स, सिग्मा पाई बॉन्ड, दोस थिंग्स आपको आता होगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्मा डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा एक पाई, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी हम सिग्मा मानते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर बेसिकली सिग्मा, दैट मींस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा और नॉर्मल एक सिग्मा है तो 3 सिग्मा है, पाई बॉन्ड तो वी डोंट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन, तो 3 सिग्मा इज sp2, तो याद रख लेना 3 सिग्मा वो sp2 है, तो sp2 यू नो इट्स अ प्लेनार स्ट्रक्चर, so they will ask you nitric acid is planar in vapor state, even in liquid state, but we don't say planar in liquid because it is in association with other nitric acid, तो उसकी परफेक्ट जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो वेपर स्टेट में ही देख सकते हैं, क्यों, वेपर स्टेट में वो फ्री है, दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी और उसके बाजू नहीं है, वो ऐसा स्ट्रेच हो सकता है, ओके, बट लिक्विड में वो स्ट्रेच नहीं हो सकता है, देयर आर अदर मॉलिक्यूल्स बिहाइंड, दे विल किक नाइट्रोजन, so hence in vapor state the molecule can stretch themselves. Now very important, how nitric acid react with metals, this is very tricky question, it behaves differently with different metals, वो अलग अलग मेटल से अलग अलग बिहेवियर दिखलाता है, let's see how it behaves. Now you know about you can divide the whole electrochemical series into two parts, ये तो आप पढ़ चुके होंगे, electrochemical series में जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं, मुझे पता नहीं आप कैसे पढ़े हो, okay, according to me the elements which comes below hydrogen I took it as negative, the way you took positive, correct, you have to get in positive because आपको जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया गया आपको आई थिंक जो above negative below positive, but okay no problem, anyway you study, not a problem, okay, अच्छा ध्यान से देख लेना, that means जो नेगेटिव होते हैं, what is the meaning of negative and positive, anybody can tell me, अगर हाइड्रोजन is zero, everybody know हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका जो पोटेंशियल है वो जीरो है, तो जो लोग पॉजिटिव ज्यादा होते हैं what does it mean, and जो लोग नेगेटिव ज्यादा होते हैं what does it mean, वेरी गुड, जो लोग ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव होती है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो वीक रिड्यूसिंग पावर दे हैव, और जो लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उनकी जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, करेक्ट, एग्जांपल लिथियम हैज -3.05 वोल्ट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट, यू नो सम, यू आई थिंक सब थोड़े एलिमेंट्स के वोल्टेज जानते हो, बोल सकते हो मुझे फास्ट थोड़े एलिमेंट्स के, जिंक -0.76, आयरन -0.44, सम तो थोड़ा तो आप जानते होंगे, ओके लीव इट। नाउ ध्यान से देखना, नाउ इन द सेम केस अगेन बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ा जानना जरूरी है, अराउंड 15 to 20 एलिमेंट्स जानना जरूरी है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू अगेन इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जब मैं डी ब्लॉक आऊंगा तो आपको मैं 15 से 20 एलिमेंट्स की सीरीज अलग से लिखाऊंगा, मीन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर नीट एग्जाम्स, बिकॉज नीट में कभी कभी ऐसा भी होता है, दे गिव 8 एलिमेंट, दे विल आस्क यू अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन अ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर, तब आप you know that what will happen, because that question will be tough question because they will have S block and P block and D block inside that, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, that will be a very good toughest question for inorganic chemistry, जब तक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बच्चा नहीं जानता वो ऑप्शन टिक नहीं कर सकता, वैल्यू will not be given, don't worry, okay, because अगर वैल्यू दे देंगे तो आप टिक कर लोगे, आपको पता है more negative means more reducing, less negative less reducing, आपको तो वैल्यू देख के करने आता है, तो वैल्यू देके नहीं होगा, अगर वैल्यू देके पूछा तो 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा रेडॉक्स रिएक्शन, अगर वैल्यू के बिना पूछा वो 12th स्टैंडर्ड का डी ब्लॉक, ध्यान से देखना, वैल्यू के बिना 12th स्टैंडर्ड डी ब्लॉक, वैल्यू के साथ 11th स्टैंडर्ड रेडॉक्स, ओके, नाउ सी दिस, अब हाउ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल, आई हैव टेकन कॉपर एंड जिंक, व्हाई आई टुक कॉपर जिंक, डी ब्लॉक में कॉपर जिंक बाजू बाजू रहते हैं बट दोनों अलग हैं, बाजू बाजू रहते हैं फिर भी अलग हैं, दैट्स व्हाई आई टुक कॉपर जिंक, देखना अच्छा सा देखना मैंने कॉपर जिंक को क्यों लिया, exactly they sit together, everybody know atomic number of copper is 29 and zinc is 30, सब जानते हैं, ये 11th में भी पढ़े हो, कॉपर का भी कॉन्फ़िगरेशन कुछ बोलते हो, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1,
बिकॉज वो 4s2 3d9 रहना था, बट वो 3d10 4s1 कंप्लीटली फिल्ड, और जिंक उसके बाजू ही बैठा है। दो लोग बाजू बाजू हैं बट उनकी प्रॉपर्टी अलग है। That's a miracle. That's why I have written this. Zinc नाइट्रिक एसिड से अलग बिहेव करता है, कॉपर नाइट्रिक एसिड से अलग बिहेव करता है, even though they are both together in a same period and D block, same D block element same period में है। अच्छा, इन दोनों को नाइट्रिक एसिड कैसे डिफरेंशिएट करता है, ध्यान से देखना। आप सबको पता होगा कॉपर का वोल्टेज, पता है आपको कॉपर का वोल्टेज? मुझे बोल सकते हो? कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। इसका SRP कितना? E0। कोई बोल सकता है? अच्छा, I will tell 0.34 वोल्ट, और जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives zinc that is minus 0.76 वोल्ट। तो ध्यान से देखना, ये याद है डैनियल सेल? याद है नहीं? डैनियल सेल 1.1 वोल्ट। डैनियल सेल का वोल्टेज भी तो फिक्स है। ये डैनियल सेल ही तो है, कॉपर एंड जिंक। कॉपर इज कैथोड एंड जिंक इज एनोड। बेटा MT1 का पोर्शन याद रखना जरूरी है। अभी जो MT7 हुआ है वो पोर्शन याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज MT8 में वो भी थोड़ा आने वाला है। You know that I think previous MTs has been together आता है। तो याद रखना, यहाँ पे देखना दोनों क्यों अलग है। रीजन एक देख सकते हो, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है कॉपर, वीक रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? वो प्लस में है। यू कैन सी दिस, कॉपर का पोटेंशियल प्लस में है, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आई कैन से कैसे बोल सकता हूँ, वीक रिड्यूसिंग एजेंट WRA। सेम थिंग, ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा, जस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, उतना पावरफुल कुछ नहीं है जिंक। ओके, लेट अस SRA डाल देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज वारा एंड सारा। नाउ सी दिस, दैट इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट एंड जिंक इज स्ट्रॉन्ग। क्यों जिंक स्ट्रॉन्ग? माइनस में है, जो माइनस में होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर। देखना, नाइट्रोजन इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फिर भी जिंक उसको नहीं छोड़ता है। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड किसी को और को नहीं छोड़ना चाहिए, बट उल्टा होता है। जिंक इज सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नाइट्रिक एसिड को, लाइक इट सबमर्ज नाइट्रिक एसिड। तू पानी में जा, आज मैं तुझको तोड़ के रहूंगा। दैट्स व्हाट इट हैपेंस। जस्ट सी दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपर की तो रिड्यूसिंग पावर बहुत कम है। तो कॉपर क्या करता है, ध्यान से देखना, वन इज डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। नाउ सी दिस, डाइल्यूट में कॉपर रिड्यूसेस नाइट्रिक एसिड टू NO। देख लेना, देखो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन इज इन +5 और NO में इट इज इन +2, वो तो आता है। सेम थिंग यहाँ पे +5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में इट इज +4। आपको क्या कॉन्सेप्ट मिला? डाइल्यूट कंडीशन में कॉपर की रिड्यूसिंग पावर डोमिनेट करती है। क्यों? लॉजिक क्या है? क्योंकि डाइल्यूट आप लोगों को लास्ट क्लास समझाया था, जो एक्सेस होता है वो डोमिनेट करता है, जो डाइल्यूट होता है वो डोमिनेट नहीं करता। करेक्ट? यस्टरडे आई टुक दिस, जो एक्सेस होता है उसकी पावर डोमिनेट होती है। यहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, दैट मींस नाइट्रिक एसिड इज वेरी फ्यू अमाउंट्स, तो वो कुछ नहीं कर पाता, कॉपर कर देता है, उसको +5 से +2 तक लेके जाता है। दैट मींस +5 to +2 मींस मोर रिड्यूसिंग। करेक्ट ना? उतना नीचे चला गया +5 से +2। तो कभी भूलना मत, जब भी नाइट्रिक एसिड कॉपर से डाइल्यूट कंडीशन में रिएक्ट करता है तो कॉपर रिड्यूसेस, इट इज अ वीक रिड्यूसिंग ओनली, बट इट रिड्यूसेस फ्रॉम +5 to +2। अगर वही नाइट्रिक एसिड कॉपर, अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हो तो कॉपर रिड्यूस कर सकता है, बट उतना ज्यादा नहीं कर सकता है। क्यों? नाइट्रिक एसिड अब बहुत ज्यादा है सोल्यूशन में। तब नाइट्रिक एसिड बहुत ज्यादा है तो कॉपर की जो रिड्यूसिंग पावर होगी वो कम हो जाएगी, वो +5 से +4 तक छोड़ के चला जाता है। समझ में आया आपको? ये आपको मेमोराइज करना है। तो व्हाट यू कैन सी, दैट मींस यू कैन पुट लाइक, आप एक डिमार्केशन बना सकते हो। जो मेटल्स की वोल्टेज पॉजिटिव होगी, सिल्वर, कॉपर, जो मेटल्स की वोल्टेज पॉजिटिव होगी, व्हाट दे कैन डू, टेल मी? दे कैन रिड्यूस नाइट्रिक एसिड टू, in dilute condition they can reduce to NO, in concentrated condition they can reduce to NO2। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर in concentrated condition can be the products are same। correct, products are same। कभी भी कोई भी मेटल ले लो, या चाहे वो कॉपर ले लो चाहे वो जिंक ले लो, देखो in concentration nitric acid products are same, NO2 gas। that means the product get differ only in डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में ही प्रोडक्ट का डिफरेंस है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में देयर इज नो डिफरेंस इन प्रोडक्ट, बिकॉज इट्स वेरी लॉजिक, इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डोमिनेट्स, तो द इफेक्ट ऑफ मेटल गेट रिड्यूस्ड। तो जो मेटल सामने है उसकी इफेक्ट कम हो जाती है। दैट मींस एनी मेटल यू टेक, लेड यू टेक, जिंक यू टेक कॉपर, व्हाटएवर मेटल्स यू टेक, तो ऑल विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विल श्योर टू गिव NO2 गैस। तो इट्स वेरी क्लियर, नाइट्रिक एसिड इज रिड्यूस्ड टू NO2। तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन +5 में है और NO2 में नाइट्रोजन +4 में है।
ओके डाइल्यूट में क्यों ऐसे चेंजेस आते हैं? क्योंकि डाइल्यूट में नाइट्रिक एसिड बहुत थोड़ा सा है, तो हु विल डोमिनेट? सामने वाला मेटल, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर डोमिनेट करती है। कॉपर और जिंक, यू टेल मी, कॉपर एंड जिंक में कौन किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है? जिंक की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। तो जिंक ने क्या किया, ध्यान से देखना, जिंक डाइल्यूट कंडीशन में, ओके सी दिस, आई हैव रिटन हियर वेरी डाइल्यूट, डोंट सी दैट, ओके प्लीज डोंट सी वेरी डाइल्यूट, जस्ट सी डाइल्यूट। जिंक डाइल्यूट कंडीशन में क्या करता है, उस नाइट्रिक एसिड को +5 से +1 तक छोड़ देता है। सी हाउ मच रिडक्शन, सी द रिडक्शन, that means zinc strong reducing है ना, obviously because copper is a weak reducing, zinc is a strong reducing, so zinc क्या कर सकता है, नाइट्रिक एसिड को +5 से +1 तक लेके जा सकता है। Only in which condition? Dilute. Strong concentrated nitric acid में no problem, just NO2 gas. तो tell me that means the product, जो product होता है ना नाइट्रिक एसिड का, वो कहाँ पे डिफर होता है? डाइल्यूट कंडीशन पे। क्यों क्यों डिफर होता है? Tell why it is differing in dilute condition? Because in dilute condition the metal reducing power dominates. तो यहाँ पे दो मेटल हैं, एक कॉपर एक जिंक, और कॉपर की रिड्यूसिंग पावर वीक है और जिंक की रिड्यूसिंग पावर स्ट्रांग है। इसीलिए जिंक क्या कर सकता है, नाइट्रिक एसिड में जो नाइट्रोजन +5 में है उसको +1 तक लेके जा सकता है, दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। और कॉपर उतना स्ट्रांग रिड्यूसिंग नहीं है, इसीलिए वो +5 से +2 तक लेके जा सकता है, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज द डिफरेंस। अच्छा जिंक, ध्यान से देखना, जिंक के साथ आई एडेड वेरी डाइल्यूट। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड अगर आप वेरी डाइल्यूट लोगे तो क्या होगा? वेरी डाइल्यूट का मीनिंग आई विल टेल यू अबाउट लैब का कॉन्सेप्ट। लैब में डाइल्यूट का मीनिंग, डाइल्यूट मींस अराउंड 12 to 14%, इवन अबाउट 10 रखो ना, मोस्टली अबाउट 10%, दैट इज 11% से स्टार्ट कर दो, 11 या 12, बेसिकली यू कैन टेक इट एज 12 to 14% इज डाइल्यूट, and very dilute means 4 to 8, very dilute का meaning 4 to 7%, 4 to 7% nitric acid is very dilute, 12 to 14 means dilute, or concentrated means anything 48, 40%, 43%, that is concentrated. तो concentrated का meaning ध्यान से देखना, above 20% भी बोलते हैं थोड़े लोग, above 20% is also called concentrated, but whatever it is, 30 above also, तो याद रख लेना, very dilute means 4 to 7, dilute means 12 to 14, concentrated means 20% above रहा तो बस, that is slightly considered to be concentrated. तो in this case अगर आप very dilute डालोगे, कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा, very dilute except zinc, zinc will react। तो जिंक के साथ अगर वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालोगे, आप बोलो कौन डोमिनेट करेगा? जिंक, बिकॉज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वो भी तो वेरी डाइल्यूट है, तो ऑब्वियसली जिंक विल शो इट्स फुल पावर। नो, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट कम। Now see, in this what zinc will do, यहाँ देखना, इसको +5 से कहाँ तक लेके चला जाता है? -3, देख लेना। अमोनियम, you know अमोनियम में नाइट्रोजन इज इन -3, तो उसके लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके चला जाता है। This is very tricky question. You are supposed to know what happens when zinc is treated with dilute nitric acid. Explain. तो zinc is having strong reducing power. It reduces nitrogen from +5 to -3. That means -3 is the last oxidation for nitrogen. Everybody knows. Hey, -3 is the last oxidation number for nitrogen. मतलब least, lowest. नाइट्रोजन का रेंज क्या है बोलो? आप सबको पता होगा नाइट्रोजन का रेंज क्या है? -3 to +5. ये तो सबको आता है। तो उतना लो कर देता है जिंक। जिंक उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, बिकॉज नेगेटिव है ना। नेगेटिव हो तो एवरीबडी नो इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो कभी भूलना मत बेटा, प्लीज समराइज मी द एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन मेटल्स प्लीज। नाउ यहाँ पे ध्यान से देखना, I want to tell you further more information. अब जो भी मैं बताया हूँ आप खुद देख सकते हो, there are D block elements. Copper, zinc, D block. अब बच्चे पूछते हैं सर what with respect to S block? No, it is completely different. यहाँ पे S block मत लाना please, वो completely different है। S block elements highly strong reducing, everybody know. They are very powerful reducing. वो इतना reduce कर देते हैं कि वो तुरंत ऑक्साइड बन जाते हैं। ध्यान से देखना, they converted to oxides fast. S block elements किसी को भी लोगे ना वो तुरंत ऑक्साइड बन जाएंगे। तो I can say that one thing I can say, zinc is also -0.76, S block element is also minus, जैसे lithium -3.05, potassium, calcium, magnesium, ये सब sodium, they are in minus. तो I can say they also behave similarly like zinc. उनकी behavior zinc जैसी ही होगी। More or less S block elements behave similarly like zinc, but उनका और इनका यहाँ अलग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रेट्स बनता है salt, वहाँ पे नाइट्रेट्स बनने के चांसेस नहीं है, बोल नहीं सकते। मींस मे बी एल्यूमिनियम, ध्यान से देखना, जैसे आप एल्यूमिनियम है, वेरी गुड एग्जांपल, आई विल टेक एल्यूमिनियम। एवरीबॉडी नो अबाउट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट, करेक्ट? एल्यूमिनियम को अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाओगे ना, इफ यू ट्रीट इट विद नाइट्रिक एसिड, तुरंत इट विल फॉर्म ऑक्साइड लेयर, आपने सुना होगा पैसिव लेयर। हाँ, तो दैट मींस इज नॉट गारंटी के लाइक
they also will react in the same way as zinc. They may react in a different way, even though they are having minus, very high minus value. So this is only for D block elements whatever, but it is still common. Books में दिया है more or less still common. जैसे zinc react करता है वैसे ही वो लोग भी react करते हैं aluminium. Okay, but they will differ in, ध्यान से देखना, dilute condition में reaction अलग होगा, concentrated condition में reaction अलग होगा, उनके लिए भी थोड़ा difference होगा, थोड़ा side product में difference होगा. Now summarize me fast how zinc and copper react and in what way they differ fast. Copper is different in zinc what way? Copper is weakly reducing, zinc is strongly reducing. So if you treat concentrated nitric acid with both, I will get NO2 gas, no doubt. So what does it mean I will get NO2 gas? Because concentrated nitric acid में HNO3 बहुत ज्यादा होगा, तो दोनों मेटल की reducing power उतना dominate नहीं कर सकती है. Hence वो +5 से +4 में छोड़ देगा, no problem. Now what happens if you treat with dilute nitric acid? Obviously in case of dilute nitric acid, HNO3 concentration is very less, so metals reducing power will dominate. So in that case copper and zinc is there. Who is strong reducing? Zinc. So what zinc will do? It will reduce nitrogen from +5 to +1 nitrous oxide. So that's how different products are formed. तो कॉपर और जिंक में जिंक की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, इसीलिए वो +5 से +1 में छोड़ देता है. अच्छा, व्हाट हैपेंड वेरी डाइल्यूट कंडीशन में लूंगा. मोस्टली वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड सबसे रिएक्ट नहीं करता है, सबसे नहीं करता है, बट यहाँ पे जिंक उसको कुछ कर देता है. दैट इज द प्रॉब्लम. मतलब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट सेज दैट जिंक डोंट रिएक्ट विथ मी. ओके, बट जिंक बोलता है नो नो आई हैव टू, बिकॉज़ आई हैव टू शो माय रिड्यूसिंग पावर. Okay, you don't show, but I will show, na. Say this. Zinc says that I have to show my reducing power. Then how public know I am a strong reducing agent? Okay, people should have in mind. I am negative. I am in electrochemical series. So they should know I am a strong reducing. I should behave in that way. So what happens? Zinc show its complete reducing power and dilute nitric acid. और very dilute को तो उसे नीचे ही लेके चला जाता है. Ammonium. You can see this. -3 में लेके चला जाता है. तो याद रखना बेटा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. दिस वन, जिंक और कॉपर. और व्हाई आई चूज जिंक एंड कॉपर, उसका भी बता दिया. हाँ, दे आर नेबर्स, बिकॉज कॉपर इज 29, जिंक इज 30. डी ब्लॉक में ही बैठे हैं, नेबर्स हैं, बट रिएक्शन अलग अलग है. और ये तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, डैनियल-सेल, ये तो सब जानते हो. कॉपर का वोल्टेज, जिंक का वोल्टेज जानते भी हो. डैनियल-सेल में जिंक इज एनोड, आई थिंक एवरीबॉडी नो. जो नेगेटिव होता है वो एनोड होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. जो पॉजिटिव होता है वो कैथोड. ये तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी पढ़े होंगे. सो द सेम थिंग व्हिच आई हैव रिटन, इट्स डैनियल-सेल आई हैव रिटन, नथिंग एल्स. दिस इज अबाउट नाइट्रिक एसिड. अच्छा, कौन कौन से एलिमेंट पैसिव लेयर बना सकते हैं? आपके सामने 1 2 3 पढ़े थे आप. वेरी गुड. एल्यूमिनियम बना सकता है. नेक्स्ट क्रोमियम. नेक्स्ट एंटीमोनी. अभी तो एंटीमोनी एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन मेटल्स. तो याद रख लो, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, एंटीमोनी फॉर्म्स ऑक्साइड लेयर, यू नो, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, पैसिव ऑक्साइड. सो दे फॉर्म प्रोटेक्टिव ऑक्साइड ताकि फर्दर के नीचे लेयर्स इफेक्ट ना हो. दैट्स व्हाट इज लॉजिकली अबाउट. जैसे रस्टिंग में बोलते हो ना, गैल्वेनाइजेशन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. द सेम थिंग, द टॉप लेयर गेट कन्वर्टेड टू ऑक्साइड एंड प्रोटेक्ट्स द बॉटम लेयर्स. क्लियर अबाउट दिस? सो दिस इज अबाउट पैसिवेशन. तो बोल सकते हो क्रोमियम, एल्यूमिनियम एंड antimony, they are ability to form protective oxide films. Okay, see this, because magnesium और manganese, ध्यान से देखना बेटा, थोड़ी जगह पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, थोड़ी जगह पे नहीं. इट्स करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन दे आर आस्किंग. अच्छा ध्यान से देखना, कभी कभी ऐसा होता है, देखो वाटर होता है साइड प्रोडक्ट, देखा आपने, वाटर होता है. अच्छा देखना, दैट मींस मैग्नीशियम और मैंगनीज दे हैव फर्दर स्ट्रांग रिड्यूसिंग पावर. वो पानी को भी नहीं छोड़ते हैं. दैट इज द लॉजिक. वो पानी को भी रिड्यूस कर देते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. जो H2O बनता है उससे भी वो ऑक्सीजन हटा देते हैं. तो याद रख लेना, they have further strong reducing power. They reduce water also into H2 gas. Okay, उनकी reducing power और ज्यादा होगी, क्योंकि वो नेगेटिव होता है ना. Magnesium is more negative, S block element. Magnesium is S block element, more negative. Even manganese, even though D block, maybe उसकी potential भी negative है. देखना पड़ेगा आपको पूरी electrochemical series में, आपको पूरी एक एलिमेंट, मैंगनीज का, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का, तो कहाँ पे कौन से एलिमेंट है. यू नो दैट जो नेगेटिव होता है वो हाइड्रोजन के, अकॉर्डिंग टू यू आई थिंक जो नेगेटिव होता है हाइड्रोजन के अबव होगा, और जो पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन के बिलो होगा, बिकॉज यू आर बीन टॉट इन दैट वे. तो याद रख लो, तो जो ज्यादा नेगेटिव होगा ना वो हाइड्रोजन दे सकता है. दैट मे बी द कांसेप्ट. दैट मींस जो ज्यादा नेगेटिव होगा. अब ये मत पूछना सर कौन से वोल्टेज से हाइड्रोजन निकलेगा. सी, मैं स्वामी जी नहीं हूं कि मैं हर एक वोल्टेज पे मैं गैसेस बताता रहूं. ओके, तो आई कैन गेस दैट मे बी ज्यादा नेगेटिव, जो भी ज्यादा नेगेटिव होगा वो हाइड्रोजन दे सकता है. जैसे मैंगनीज का वोल्टेज आप देख लो, मे बी इट मे बी मोर नेगेटिव. मैंगनीज और मैग्नीशियम तो पक्का मोर नेगेटिव. क्यों? वो एस ब्लॉक एलिमेंट है. Maybe those which have a high reducing power, मतलब इतना reducing power के वो पानी को भी reduce कर सकते हैं.
उनसे आपको H2 निकल सकता है. दैट मीन्स यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन नेरुलर आस्क, और थोड़ा डेप्थ चला गया कॉन्सेप्ट. दैट मीन्स कौन पानी को रिड्यूस करता है वो भी देखना है. दैट मीन्स जो साइड प्रोडक्ट आता है, दैट मीन्स आपको 1 2 3 प्रोडक्ट मिलेंगे और उन प्रोडक्ट को भी एलिमेंट रिड्यूस कर सकता है. एलिमेंट किसी को नहीं छोड़ता है. अब जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम पानी को भी नहीं छोड़ता है. दैट मीन्स मैग्नीशियम लिबरेट H2 गैस बिकॉज इट रिएक्ट विद द साइड प्रोडक्ट H2O. तो H2O के साथ रिएक्ट करता है, उसको भी रिड्यूस करता है, तब जाके H2 मिलता है. मे बी ये लोग पानी से रिएक्ट नहीं करते होंगे. कॉपर पानी को कुछ नहीं करता है. ऑफ कोर्स वो तो वीक रिड्यूसिंग है, पानी को तो कुछ नहीं करेगा बिकॉज इट इज वीक रिड्यूसिंग एज कंपेयर टू वाटर. नो, व्हाट अबाउट जिंक? जिंक भी पानी को कुछ नहीं करेगा, वीक रिड्यूसिंग एज कंपेयर टू वाटर. तो मैग्नीशियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एज कंपेयर टू वाटर, सो इट रिड्यूसेस H2O. समझ में आया? दैट मींस पानी को भी रिड्यूस करने की टेंडेंसी उनके पास है. दैट इज द लॉजिक वी यूज. हो गया? लिख के हो गया? फिनिश्ड. नाउ see this. Now I will start with the explanations. Now start with this. now ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे देखना प्लीज. How nitric acid react with non-metals? How it react with gold and platinum? You know, gold and platinum are native. They don't have any ores. गोल्ड का कोई और नहीं. सिल्वर हैज ओर. अभी तो आपको मेटलर्जी चलता होगा, वहाँ पे आपको पता चलेगा. सिल्वर हैज ओर, अर्जेंटाइट और सिल्वर ब्लेंड, सॉरी सिल्वर ग्लैंड्स यू कॉल इट एज. Now see this, यहाँ पे action of nitric acid on organic compounds. Then the Brown ring test in more detail. Brown ring test ज़्यादा डिटेल में जाना चाहिए. Brown ring test का एक चीज पूछता है. Brown ring. They will ask you each and everything about brown ring. Now see, आप ध्यान से देखना. How nitric acid react with non-metal. ये पूरे के पूरे आपके non-metal से देखा आपने. What is the thing which you see? Carbon is monoatomic non-metal. A giant monoatomic non-metal. It has its own dimensions and structure. I2, you know, diatomic non-metal, tetraatomic non-metal, octaatomic. ये तो आप जानते भी हो. सल्फर, रोम्बिक सल्फर. आप ध्यान से देखना. नाइट्रिक एसिड कार्बन के ऊपर डालोगे. नाइट्रिक एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है. वो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड बना के उड़ा देगा, तो सब हवा में उड़ जाएंगे प्रोडक्ट्स. बचा पानी. तो you can generate water and drink it just. याद रख लो. See, so you can, जो लोग फॉरेस्ट जाते हैं ना, they can take these two compounds, carbon and nitric acid, जहाँ पे पानी नहीं है, they can mix. The moment CO2 NO2 goes out, they will be left out with the water. They can use it as such. No, gas, water. You can see the products. See this? This is the only, पहला first reaction is the only one which has two gases. देखा आपने? कहीं और दो गैस नहीं है. तो पहले रिएक्शन में दो गैस है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. They will ask you like this. नीट में ऐसे क्वेश्चंस होंगे. Which reaction has two different gases evolve? तो कौन से रिएक्शन में दो डिफरेंट गैसेस एवॉल्व होते हैं? बच्चे बोलेंगे ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है, बिकॉज एक गैस ही एवॉल्व होता है. तो ध्यान से देखना. तो इन which reaction two gases get evolved? In the first reaction, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अच्छा, तो ऑक्सीडाइज करता है तो कार्बन को भी ऑक्सीडाइज कर दिया, नाइट्रोजन को. ऑफ कोर्स जब वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद को रिड्यूस करेगा. दैट्स वेरी लॉजिक. नो, I will start using red pen for oxidation numbers. Okay. Now you see, कार्बन 0 से +4 हो गया और ये खुद +5 से +4 होगा. करेक्ट ना? कार्बन को उसने 0 से +4 कर दिया और खुद को उसने +5 से +4 कर दिया. ऑब्वियसली तो खुद को उसने रिड्यूस किया है +5 से +4, और कार्बन को उसने 0 से +4 कर दिया, तो ऑक्सीडाइज किया है. Now, अब ध्यान से देखना बेटा. This is the logic to understand this. Now, how I balanced? यहाँ पे balancing बहुत important है. ये आपके HSC बोर्ड में है. Balance the following equation. Complete the following equations. They ask you this in HSC. Each question carry half marks. Okay? Half marks for one. Half. They may give 2 marks. इससे बेस्ट हमारा एंट्रेंस है 4 marks. एक क्वेश्चन में 4 marks मिल जाते हैं. तो देख लेना, HSC I don't think half marks देता है. अगर आप बैलेंस करने के बाद half marks है, बिना तो वो भी नहीं मिलता है, तो क्वेश्चन ही छोड़ दो. ध्यान से देखना. तो आप यहाँ देखो बेटा. तो आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने कैसे बैलेंस किया. ये मत सोचना सर ने कुछ मल्टीप्लाई लिखा है 4 10 20. नहीं है, लॉजिक है. कार्बन का 0 to +4, दैट्स बाय 4. यू नो दैट ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. इन फैक्टर, एवरीबॉडी नोस द इन फैक्टर हैज बीन क्रॉस मल्टीप्लाइड. यू नो, यहाँ पे कार्बन का जो इन फैक्टर होगा वो यहाँ पे आएगा. ये रेडॉक्स आता है ना, आपको इन फैक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. कार्बन का इन फैक्टर इज 0 to +4. So that means 0 to 4 means 4 is the increase in oxidation number. That will be multiplied on HNO3 side. और HNO3 का +5 to +4. तो the change in oxidation number is 1 unit. 1. So that is 1 is multiplied. You know that multiplying by 1 is equal to not multiplying by anything.
You know this. 1 से मल्टीप्लाई करना और ना करना, इट सीम द वैल्यू रिमेन्स एज सच। तो याद रख लो, तो यहाँ जो भी n फैक्टर है वो किसका n फैक्टर है? बाजू वाले का, कार्बन का n फैक्टर है। तो यहाँ पे जो 10 होगा किसका n फैक्टर होगा? आयोडीन का n फैक्टर होगा। यहाँ पे जो 20 होगा किसका n फैक्टर? फास्फोरस का। यहाँ पे जो 48 होगा वो सल्फर का। यू जस्ट क्रॉस चेक एंड डू। ये बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में अलग सा आता है। बैलेंस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग ओनली फॉर दिस रिएक्शन। क्योंकि उनको पता है इसको बैलेंस करना रेडॉक्स से होता है, इसलिए। नाउ सी दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम कॉन्सेप्ट, एवरीबॉडी नोस द कॉन्सेप्ट, एन एसिड कन्वर्ट्स अ नॉन मेटल इनटू अनदर एसिड, दैट इज द लॉजिक। तो ये कॉन्सेप्ट आप ये मत बोलना कि पहले क्यों कार्बोनिक एसिड नहीं बना, क्योंकि कार्बन बहुत वीक है, एवरीबॉडी नोस कार्बन इज अ वेरी वीक नॉन मेटल। नाइट्रिक एसिड इसको गैस बना के चला जाता है, वो उतना पावरफुल है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रिक एसिड आयोडीन को क्या बनाता है? एवरीबॉडी नो द नेम ऑफ दिस एसिड। टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस HiO3? HiO3 का नेम क्या है? एग्जैक्टली आयोडिक एसिड। ओके, एवरीबॉडी नोट ना एसिड का सीरीज, ऑक्सी एसिड सीरीज, आयोडस, करेक्ट? आयोडिक, पैरायोडिक, बच्चों वहां पीरियोडिक बोलते हैं। पैरायोडिक एसिड HiO4, उसको बच्चे बोलते हैं पीरियोडिक एसिड, लेकिन पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक एसिड इज देयर नहीं, देयर इज नो पीरियोडिक एसिड, इट इज पैरायोडिक। बट डोंट वरी, दिस इज आयोडिक एसिड। इफ यू वांट यू कैन राइट द नेम, इट्स आयोडिक एसिड। अगर आपको चाहिए तो लिख लो, दिस इज आयोडिक एसिड। नाउ तो आप देख सकते हो ना ऑक्सीडेशन नंबर यू कैन कैलकुलेट। तो यहाँ पे आयोडीन इज इन 0 ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पे +5। यहाँ पे आयोडीन HiO3 में +5 में है। You know, you are calculating for 2 iodine. So 2 into 0, 2 into +5. 2 into +5 means how much change? 10 units change. So 10 units change, that's right है। समझ में? आपने पढ़ा होगा ना बैलेंसिंग करते वक्त जितने एटम लेफ्ट साइड में होते हैं उतने के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहिए। That is rule for balancing equations in redox reaction. Now, if you take phosphorus, same explanation. phosphorus में आ जाओ, that means first of all आपको क्या मेमोराइज करना है? प्रोडक्ट्स। कार्बन लो तो कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, नो प्रॉब्लम। सब में ये दो कॉमन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर। तो व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट डिफर्स द एसिड्स? कार्बन लो तो नो एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। फास्फोरस लो तो फास्फोरिक एसिड, दिस यू नो, दिस इज कॉल्ड फास्फोरिक एसिड, दैट यू विल सी इन डिटेल। फास्फोरिक एसिड के बारे में अलग सा पढ़ोगे। फास्फोरिक एसिड, अगर आप आयोडीन लोगे तो आयोडिक एसिड, अगर आप सल्फर लोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड। दैट मींस यू कैन इवन प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम दिस कंपाउंड। नाइट्रिक एसिड से आप क्या बना सकते हो? सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सकते हो। तो थिंक ऑफ नाइट्रिक एसिड उतना पावरफुल है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड को भी बना सकता है। नाउ से दिस, नाउ सेम कांसेप्ट यहाँ पे फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करता है 0 से किसमें? यू नो H3PO4 अगेन +5, H3PO4 again +5, but you will calculate for 4 phosphorus. Change in oxidation number is for 4 phosphorus because there are 4 phosphorus atom on the left hand side. So 4 into 0, 4 into 5, 20. That's why 20. So whenever you are calculating the n factor, कभी भूलना मत बेटा, 11th standard में करे हो आप, जब भी आप n factor calculate करते हो, जो left में जितने atoms होते हैं, उसी के लिए right side में calculate करते हो. That's why the number comes 20 here. Next, in case of sulfur, same thing. सल्फर का यहाँ पे 0 होगा because it is you know sulfur is with sulfur. सल्फर सल्फर के साथ हो तो 0 होता है, covalent compound. तो in that case यहाँ क्या होगा सल्फर का? +6. You know सल्फ्यूरिक एसिड में +6 होता है. So what should be the n factor? 8 से मल्टीप्लाई करोगे because there are 8 atoms in the left side. So 8 into 0, 8 into 6. So 0 to 8 into 6 is 48. So 0 to 48. So total is 48 is n factor. 48. तो समझ में आया ना कैसे लिखा मैंने? तो आपको अब मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं बिकॉज वहाँ पे लॉजिक है. तो वहाँ पे एक लॉजिक है, बट प्रोडक्ट्स यू हैव टू मेमोराइज. कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड, देयर आर 2 gases obtained in the first reaction. In second, third and fourth reaction, all are oxy acids. If you use iodine, iodic acid, sulfur, sulfuric acid, phosphorus, phosphoric acid. That is very important. Except the first reaction where 2 gases are obtained. How nitric acid reacts with gold and platinum? Gold और platinum दोनों के ores नहीं है. Gold doesn't have any ore, platinum doesn't have any ore. Now the problem comes. तो दोनों अगर ओर नहीं है, आप मेटलर्जी में पढ़ोगे, जिन लोगों का ओर होता है उन्हीं को हम एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर सकते हैं. We can dissolve only the ores in the aqueous solution. We cannot dissolve metals. Metals को aqueous solution में dissolve नहीं कर सकते. It's very tough. अगर कर भी सकते हैं तो reactive metal को कर सकते हैं. ये तो inactive metals हैं. Gold and platinum simply cannot dissolve in water. Simply they are not attacked by water. So in that case, no problem comes. अब ध्यान से देखना, तो गोल्ड एंड प्लैटिनम को मैं कैसे डिसॉल्व करूं? व्हाट इज द लॉजिक साइंटिस्ट हैड? पहले उनका साल्ट तो बना लो, उनका ओर ही नहीं है. उनको बोलो, लाइक as tell them gold and platinum, just go to them, just talk to them. You want to become an ore?
Okay, उनको बोलो you want to become an ore, they will tell yes we want to. Okay, let them make ore first. तो उनको बताओ, like उनको बोलो कि आप ore बनना चाहते हो, हाँ gold and platinum will say yeah yes no. अब उनको ore कैसे बना सकते हो? Aqua regia डालो, because aqua regia everybody know that is very strong acidic mixture, 3:1 ratio, 3 parts 1 part, सुना होगा आपने. Right, concentrated hydrochloric acid is 3 parts, I think nitric acid नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 3 पार्ट्स एंड नाइट्रिक एसिड इज 1 पार्ट. उल्टा मत लिख देना, पावरफुल मिक्सचर हो जाएगा, एक्सप्लोसिव हो जाएगा वो एक्वा रिजिया नहीं रहेगा, कुछ और रिजिया होगा. सी दिस, इसका और एक नाम भी है रॉयल वाटर. यू कॉल इट एज अ रॉयल वाटर बिकॉज कोई चीज गोल्ड को डिसॉल्व करता है, इट इज कॉल्ड रॉयल. इट शुड बी अ रॉयल वाटर बिकॉज इट इज गोइंग टू डिसॉल्व समथिंग व्हिच इज वेरी रॉयल, गोल्ड. ओके, इसके पास गोल्ड आने वाला है, जस्ट इट डिसॉल्व्स गोल्ड, हेंस इट्स कॉल्ड रॉयल वाटर. तो ध्यान से देखना. नाउ आप एक्वा रिजिया आप डिटेल से नहीं पढ़े होंगे, 10th स्टैंडर्ड में आपने जस्ट जाना होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्वा रिजिया और वहां से फिनिश्ड हो गया होगा. यहाँ पे नहीं बेटा, दे विल आस्क यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एक्वा रिजिया, व्हाई इट इज एक्वा, व्हाई इट इज रिजिया. नाउ सी दिस, नाउ ध्यान से देखना एक्वा रिजिया क्या है. नाउ अगेन यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन है, देख सकते हो, इट्स अगेन अ रेडॉक्स रिएक्शन. नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सीडाइज किया है, देखो नासेन क्लोरीन, फ्रेश क्लोरीन, इट्स कॉल्ड नासेन. यू नो जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कोई भी एटम को, इट्स कॉल्ड नासेन. नासेन मींस यू नो फ्रेश बॉर्न, जैसे फ्रेश बॉर्न बेबी, इट्स कॉल्ड नासेन, नासेन बेबी. द सेम थिंग वी कॉल इट एज अ नासेन. दिस इज नासेन, नासेन हाइड्रोजन सुना होगा. द सेम थिंग, दिस इज नासेन क्लोरीन. Nascent chlorine has it's a highly active species. They ask you this question, medical exam में क्वेश्चन है, in aqua regia which is most active species. बच्चे क्या लिखते हैं बताए, उनको ऐसा माइंड थॉट में रहता है, उनके they have studied books, they have a thought like this, aqua regia is an oxidizing agent, so it should liberate nascent oxygen. उनके माइंड में रहता है 10th स्टैंडर्ड में. So what they write, oxygen rating, most active species oxygen, there is no oxygen, just see in the equation. कहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट हुआ है? ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये एक्वा रिजिया है. So ध्यान से देखना, you are supposed to know यहाँ पे nascent chlorine liberate होता है, very very important. In aqua regia nascent oxygen is not released, nascent chlorine is released. बहुत बच्चे nascent oxygen टिक कर देते हैं ऑप्शन में, प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट. aqua regia is active because of which species? nascent chlorine. Because nascent chlorine की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है, highly reactive. Nascent chlorine is highly reactive, it has very high oxidizing power, same like fluorine. हमारा जैसा fluorine है, same, you know fluorine has high oxidizing power, सुना होगा आपने, plus 2.87 volt. नीचे नीचे according to your electrochemical series down for positive, आप लोग पॉजिटिव को नीचे लेते हो ना, तो फ्लोरीन का आई थिंक एवरीबॉडी नोस, प्लस 2.87 वोल्ट, मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ध्यान से देखना, तो यहाँ पे नेसेंट क्लोरीन आता है, गोल्ड और प्लैटिनम के साथ रिएक्ट करता है, बट डिफरेंट मोल रेशियो में रिएक्ट करता है. यहाँ पे गोल्ड के साथ 3 नेसेंट क्लोरीन, प्लैटिनम के साथ 4 नेसेंट क्लोरीन, तो दे रिएक्ट टू फॉर्म दिस AuCl3. सी दिस AuCl3, देखा आपने, जो लोग आप लोअर क्लास में क्या बोलते हो, गोल्ड नेवर फॉर्म्स कंपाउंड्स, गोल्ड डजंट शो ऑक्सीडेशन नंबर, प्लैटिनम नेवर फॉर्म्स कंपाउंड, प्लैटिनम डजंट शो ऑक्सीडेशन नंबर. नो, दे फॉर्म कंपाउंड्स, that's unbelievable, they form. See this, gold form compound, that too is again a miracle. gold form +3 ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हूं मैं, AuCl4 में गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है. इट्स अगेन ए मिरेकल. जो लोग बोलते हैं कि गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करता है, यहाँ पे तो गोल्ड भयंकर सा रिएक्ट किया है, +3 में चला गया है. व्हाट अबाउट प्लैटिनम, वो भी तो भयंकर सा रिएक्ट, वो तो गोल्ड से भी भयंकर है, +4. दैट मींस यहाँ से एक डिबेट शुरू हो गया, गोल्ड और प्लैटिनम बोथ आर रिएक्टिव एलिमेंट्स. अगर किसी ने आपको एक क्वेश्चन मार्क पूछा, बेटा गोल्ड भी ज्वेलरी में यूज होता है, प्लैटिनम भी ज्वेलरी में यूज होता है, विच इज लीस्ट रिएक्टिव, व्हाट इज द आंसर यू गिव, gold or platinum, which is least reactive? Gold. Most of the students say gold is the least reactive. Okay, क्यों? Very good. बच्चे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, सर गोल्ड फॉर्म्स ओनली +3, इसलिए गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव. अच्छा, इट्स ओके, बट स्टिल दोनों इक्वली रिएक्टिव है. लीस्ट रिएक्टिव हम बोल ही नहीं सकते, बिकॉज गोल्ड भी तो एक्वा रिजिया में ही रिएक्ट करता है, प्लैटिनम में भी तो एक्वा रिजिया, तो ये रख के नहीं तो नहीं बोल सकते ना ऑक्सीडेशन नंबर रख के. ऑफ कोर्स वहां पे एक लॉजिक तो है, बिकॉज gold is going to be in +3 means it loses that many electrons. Platinum gives +4 means it loses 4 electrons. So platinum should be more reactive in basis of loss of electrons. That is correct. Coordination number रख के भी बोल सकते हो. Gold forms only 4 coordination number, देख सकते हो, AuCl4 minus. But platinum forms 6 coordination number. तो coordination number और बढ़ा लेता है, मतलब उसकी reacting tendency बहुत ज्यादा है. It's true, but still debates are going on. थोड़े लोग बोलते हैं कि gold ज्यादा reactive है. Okay.
अभी भी वो डिबेट में ही है कि गोल्ड और प्लैटिनम में कौन रिएक्टिव है. मैक्सिमम पीपल बिलीव दैट के प्लैटिनम, बट some people says no, gold also is equally reactive, so take gold as more reactive. Okay, so then so we will not enter into that discussion, so I will go by yours. Platinum is most reactive because of high oxidation number, high coordination number. अब ध्यान से देखना, तो gold will dissolve. ध्यान से देखना बेटा, gold and platinum what they form with aqua regia, they form this salt auric chloride. This is auric chloride, this is platinum tetrachloride. ये HCl हम खुद डालते हैं, this is extra which I have written here. We add HCl extra, that is HCl. ध्यान से देखना, ये एक्स्ट्रा HCl हम लोग डालते हैं एक्स्ट्रा. व्हेन आई व्हाट विल हैपन, दैट मींस अगर आप एक्वा रेजिया डालोगे तो क्या मिलेगा, AuCl3 एंड PtCl4 वही मिलेगा. ऑरम क्लोरेट, दैट मींस गोल्ड का भी एक साल्ट बन गया ऑरम क्लोरेट. अब वो पानी में डिसॉल्व हो सकता है बिकॉज पहले गोल्ड का कुछ और नहीं था, अब वो और बन गया. गोल्ड बोला आई एम और नाउ, ओके आई हैव माय ओन और, नाउ आई एम ऑरम क्लोरेट, नो मोर आई एम एन ऑरम. Platinum भी बोला no more I am in platinum, now from here onwards I will be called platinum tetrachloride. So I will be soluble like others, I can show reaction like others, I will no more be a native. तो see this, तो ध्यान से देखना platinum tetrachloride. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने क्रॉस चेक किया, let us add further more HCl, देखेंगे ये लोग की बिहेवियर में क्या चेंज आता है. They accepted that. जैसे HCl एक्स्ट्रा डाला, they are ready to accept, they are saying we will react further. बिकॉज आपने तो हमको एक्वा रेजिया में डुबो दिया, उसके बाद तो हम मान ही जाएंगे आप जो भी करोगे. बिकॉज एक बार आपने किसी को एक्वा रेजिया में डुबा दिया, वो इतनी रिएक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद उसको थप्पड़ मार लो, कुछ भी कर लो, दे आर फर्दर रिएक्टिव फॉर एनीथिंग. नाउ सी दिस, तो यहाँ के बाद देखना, यहाँ तक तो स्टॉप हो जाना चाहिए रिएक्शन. दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, यू एडेड फर्दर HCl टू सी दैट कि वो फर्दर रिएक्ट करते हैं या नहीं. तो जब क्या होता है, दे फॉर्म दिस ऑरोक्लोरिक एसिड. गोल्ड का एसिड, you can't believe, unbelievable, a gold form an acid. Don't say goldic acid. It's an acid of gold. It's not goldic acid. It's a लिखा हूँ मैं ऑरोक्लोरिक एसिड. तो गोल्ड एसिड बनाता है. You can't believe this gold form acid. जो मेटल है, एक मेटल का भी एसिड होता है. This is a miracle which you study in 12th standard. A metal can form acid, metallic acid. सुना है आज तक? 10th में अगर बोलूं तो what you will think? I think teacher is mental. माना उनको पता नहीं होगा, माना वो खुद कुछ मेंटल जैसा बोल रहे हैं, मेटालिक एसिड. नो, नाउ यू कैन सी गोल्ड फॉर्म्स एन एसिड. इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज एन concept. Gold forms an acid, orochloric acid. Platinum forms an acid. It's a metal. How can it be? It forms. It says. You can see this. Now see, यहाँ पे देख सकते हो HCl डालोगे, platinum देख सकते हो, chloroplatinic acid. Both of them are metal. A metal form acid. Normally, what do you think? Metal is a base. That's what you are being like childhood से spoon feed करते हैं. Metal is a base. A metal is a base. Metal oxide is a base. Metal oxide is a base. It forms a basic solution. It forms a hydroxide. No, it forms an acid. Even there are not many metals which forms an acid. तो देखो दोनों एसिड बना लिए, दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखना है. एक गोल्ड +4 में है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर +3. वो तो आपको आता होगा ना, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर. That you will study in coordination compounds. वो टॉपिक शुरू होगा तो, बट यहाँ पे ऐसे याद रख लो, गोल्ड इज इन +3, प्लैटिनम इज इन +4 ऑक्सीडेशन नंबर, और दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो. गोल्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. यू नो कोऑर्डिनेशन नंबर मींस हाउ मेनी एटम्स अराउंड गोल्ड. इन प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स यू कैन कॉल इट एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. यू नो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं वो लोग. नाउ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दैट मींस 6 क्लोरीन आर सराउंडिंग 1 प्लैटिनम. दिस यू आर सपोज्ड टू नो. तो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, एंटरिंग इनटू दिस. अभी आपको पता चला होगा व्हिच इज एक्टिव स्पीशीज इन एक्वा रेजिया. नेसेंट क्लोराइड, नेसेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोसिल क्लोराइड. दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसिल क्लोराइड. सी इंग्लिश ऑफ दिस केमिकल, नाइट्रो, nitrosyl chloride, NaOCl. I think NaOCl, anybody knows this in hydrocarbons? कोई पढ़ा है आपने NaOCl, nitrosyl chloride? 11th standard में हाइड्रोकार्बन्स में NaOCl you studied. NaOCl, nitrosyl chloride, NaOCl in hydrocarbons. I am giving you clue. Alkenes, alkenes में nitrosyl chloride, NaOCl कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. वेरी गुड. प्रिपरेशन ऑफ, नो, इट इज अ रिएक्शन ऑफ अल्कीन. ये पढ़ा है आपने, मार्कोव-निकोव रूल. यू स्टडीड लॉट मेनी थिंग्स, मार्कोव-निकोव, एंटी मार्कोव-निकोव, बहुत सारा पढ़े हो. एक बार उसको रिवाइज करो, आपके मॉड्यूल में है. NaOCl
अपोला यू नो NaOCl? NaOCl का एक स्पेशल नाम है। What is the name for NaOCl? भूलना मत। NaOCl दिखता है। NaOCl is called Tilden's reagent। ये आप 11th में पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन्स में। Tilden's reagent नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। It breaks into two parts, NO plus Cl minus। जैसे मार्कव निकाव में ब्रेक करते हो ना कैटायन आनियन, HBr के लिए मार्कव निकाव है H plus Br माइनस। सेम थिंग, दिस इज कॉल्ड Tilden's reagent। सेम इन 11th स्टैंडर्ड, जैसे आप 11th में यूज करते हो ना HBr, बोलते हो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक्स कार्बन कंटेनिंग लेसर हाइड्रोजन, मार्कव निकाव रूल। सेम थिंग, इंस्टेड ऑफ HBr यू कैन यूज NaOCl। मार्कव निकाव पता होगा आपको, addition of HBr। Instead of addition of HBr, you can use addition of NaOCl there in Markovnikov. It also undergo Markovnikov addition in alkene with alkene. NaOCl का दूसरा नाम Tilden's reagent, भूलना मत। What is Tilden's reagent? नाइट्रोसिल क्लोराइड, भूलना मत। This is a NEET, अगर आप NEET में हो तो ये आ सकता है, because you are no more a PMT, NEET little higher level। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, see this। So, what is the difference between nascent chlorine and atomic chlorine? See, this is a very good concept. Everybody asks me, nascent chlorine, atomic chlorine में difference क्या है? दोनों सेम है, दोनों सेम। तो difference क्या है? आप खुद बोलो। nascent chlorine, atomic chlorine, दोनों में difference क्या है? हाँ। nascent chlorine and atomic chlorine difference क्या है? Based on the preparation method, कुछ नहीं। Okay, the method by which you prepare। देखो सीधे यहाँ पे जब भी दो चीज मिक्स करके जब क्लोरीन आता है वो nascent chlorine है। अगर आप क्लोरीन मॉलिक्यूल को ब्रेक करके Cl डॉट बनाते हो, that is atomic chlorine। याद रख लो, क्लोरीन मॉलिक्यूल से निकालते हो ना Cl, that is atomic chlorine। क्लोरीन मॉलिक्यूल को अगर ब्रेक करके Cl मिला तो एटॉमिक क्लोरीन है। अगर कोई दो रैंडमली एसिड मिक्स किया उससे कुछ मिला तो वो नेसेंट क्लोरीन है। समझ में आया? ये आज तक बच्चों को नहीं पता। इवन हाइड्रोजन टॉपिक में भी है, नेसेंट हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, ये तीन है वहां पे। तो याद रखना, मींस एटॉमिक मींस अगर मॉलिक्यूल से मिला तो एटॉमिक। किससे मिलता है? द सोर्स इज इंपॉर्टेंट। अगर वो मॉलिक्यूल से मिला तो एटॉमिक क्लोरीन। अगर कोई दो रैंडमली दो कंपाउंड मिक्स किया उससे जनरेट हो गया तो नेसेंट। समझ में आया? नेसेंट मींस फ्रेशली जनरेटेड बाय मिक्सिंग सम टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड को मिक्स किया, सडनली जनरेट हो गया तो नेसेंट। अगर वो मॉलिक्यूल से मिला तो एटॉमिक क्लोरीन। ओके, दैट इज हाउ दे डिफर। बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन दे डिफर, अदरवाइज नो, आई डोंट थिंक रिएक्टिविटी में कुछ डिफरेंस है, बट फिर भी बुक्स में देते हैं कि एटॉमिक इज मोर रिएक्टिव, समथिंग दे से। थोड़े बुक्स में देते हैं एटॉमिक इज मोर रिएक्टिव और थोड़े बुक्स में दिया है नेसेंट इज मोर रिएक्टिव। तो वहां पे फाइट है थोड़ा, तो वहां जाके ये मत करना सर इस बुक में ये दिया है तो इस बुक, जनरली ऐसा लिखा है। बट मैं मानता हूं कि नेसेंट शुड बी मोर रिएक्टिव। क्यों नेसेंट शुड बी मोर रिएक्टिव? बिकॉज वो थोड़ी देर के लिए रुकता है। नेसेंट क्लोरीन की जो लाइफ टाइम है वो 0.5 सेकंड्स है, 0.3 सेकंड्स। वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, तो ऑब्वियसली वो तुरंत रिएक्ट करेगा किसी से भी, बिकॉज वो थोड़ी देर के लिए सोल्यूशन पे रुकता है। वो किसी और से कमेंट करके ही रहना चाहिए। तो 0.3 सेकंड और 0.5 सेकंड उसकी लाइफ है, लाइफ टाइम ऑफ नेसेंट क्लोरीन। दैट मींस इट्स वेरी क्लियर, इट हैज टू रिएक्ट सो फास्ट टू बिकम समथिंग एल्स। याद रख लो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एटॉमिक और नेसेंट क्लोरीन, दे आर बीइंग डिफरिंग बाय द प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम व्हिच दे आर। अगर मॉलिक्यूल से बना हो तो एटॉमिक क्लोरीन, अगर दो चीज मिक्स करके अलग से एक नेसेंट क्लोरीन, उसको बोलते हैं नेसेंट क्लोरीन। इन सितु, यू नो इन सितु मींस, आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हो इन सितु। Inside the system, you generate inside the system by mixing two things in a flask. Now, यहाँ पे आ जाना, action of nitric acid on organic compounds. इसमें बहुत सारे हैं, I'm not reading all. Reason आपको समझ में नहीं आएगा, क्यों? जब organic आएगा तभी समझ में आएगा। इसमें phenol भी है। What happens if it reacts with phenol? What happens nitric acid with benzene? What happens nitric acid with toluene? There are list of reaction. I don't want to take reason. वो वहाँ पे ही समझ में आएगा ऑर्गेनिक में। यहाँ पे लिखूं तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन है। Now see this. Sucrose very important.
सुक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपके सामने एक लॉजिक है, देखा आपने, व्हाट इज द लॉजिक? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इट रिमूव्स वाटर, इट रिमूव्स वाटर। तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड इज आल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। माना इट हैज बोथ द प्रॉपर्टीज, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के पास दोनों प्रॉपर्टी है। तो डिहाइड्रेट, दे ऑक्सीडाइज, दोनों भी करते हैं, दे मतलब बोथ ऑफ देम आर डिहाइड्रेटिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग, बट लोग बोलते हैं कि नाइट्रिक एसिड इज मोर ऑक्सीडाइजिंग, दैट्स व्हाट, नाइट्रिक एसिड इज मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर बेस्ड ऑन देयर रिडक्शन पोटेंशियल। याद रख लो। तो नाइट्रिक एसिड क्या कर सकता है? पूरे के पूरे सुक्रोज को ऑक्सैलिक एसिड बना सकता है। इन ऑक्सैलिक एसिड COOH ट्वाइस, एवरीबॉडी नो, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे ऑक्सैलिक एसिड, रेडॉक्स और एन फैक्टर में सिखाया होगा। एन फैक्टर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज 2, इट गिव 2H+, इट्स अ डाइबेसिक एसिड, सुना होगा आपने। तो 6 moles of oxalic acid। तो भूलना मत, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड both are of course dehydrating, obviously they are oxidizing, in that which is having more oxidizing power is nitric, okay? So when you treat sucrose with nitric acid, what will happen? It get oxidized also and dehydrates also। तो पानी भी निकल जाता है और सुक्रोज ऑक्सैलिक भी बन जाता है। तो ये ऑक्सैलिक एसिड बनाने का एक मेथड हो गया ना, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसमें जो प्रोडक्ट है ऑक्सैलिक है और वो बनाने का एक मेथड हो गया। बिकॉज ऑक्सैलिक एसिड ऐसे ही नहीं बना सकते, इट्स नॉट इजी, यू कांट प्रिपेयर ऑक्सैलिक एसिड। आपके पास अच्छा हुआ सिलेबस में नहीं है। यू नो दैट देयर इज अराउंड 55 रिएक्शन फॉर ऑक्सैलिक एसिड्स दैट हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम 1996 के सिलेबस से, ओमिट हुआ है केमिस्ट्री के बुक से, फ्रॉम NCERT। दे मे कम अगेन, वो वापस आने वाला है। नीट अगर वापस आने वाला, इंप्लीमेंट हो गया, वो 35 से 55 reaction again will printed in your book, okay? It's very tough to study those reaction, you have to memorize. One compound will give some 50 products, you have to memorize all the catalyst, temperature and the products. Other states do that, particularly Karnataka do that. Karnataka के उनके book, chemistry book इस वैसा ही बना गया है, like complete the chemistry book is like you have to memorize lot many things, okay? उनका book देख लो, organic is too much। Now the same concept यहाँ पे देख लेना बेटा। तो अगेन सेम यहाँ पे वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो सुक्रोज में नाइट्रिक एसिड डालोगे, एक तो पानी चल जाएगा और सुक्रोज क्या बन जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड। सो इट इज अ मेथड टू प्रिपेयर ऑक्सैलिक एसिड, यू हैव टू कीप एज सच। अच्छा, टेस्ट फॉर नाइट्रेट, दिस इज आई थिंक एवरीबॉडी नो फ्रॉम द लैब एनालिसिस। लैब में किए होंगे आप ब्राउन रिंग टेस्ट। एवरीबॉडी नो हाउ यू डू ब्राउन रिंग टेस्ट। यू नो दैट विल बी टेकिंग द नाइट्रेट साल्ट, आपको एक नाइट्रेट साल्ट दिया जाएगा, व्हाटएवर इट इज, सोडियम नाइट्रेट, व्हाटएवर, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। नाउ you will be adding ferrous sulfate, freshly prepared ferrous sulfate, that's what you call it, okay? Why do you term this word freshly prepared ferrous sulfate? Why not oldly prepared ferrous sulfate? Very good, very good. Because अगर ferrous sulfate का जो bottle में solution है, अगर वो open कर दोगे तो air से oxidize हो जाएगा, जो ferrous है वो ferric sulfate बन जाएगा। You know ferrous is dull green, सुना होगा आपने। फेरस के जो भी सॉल्ट है वो उसके डल ग्रीन होते हैं और फेरिक के सॉल्ट ब्राउन होते हैं, ब्राउन या डल ब्राउन। याद रख लो, दैट मींस फेरस जो है तुरंत एयर से ऑक्सीडाइज होता है। वेरी गुड एग्जांपल, जो भी फेरस है तुरंत फेरिक, दैट इज रस्टिंग, पढ़ा होगा आपने रस्टिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट पार्ट रस्टिंग, वही तो है कॉन्सेप्ट। आयन बिकम फेरस, देन फेरस बिकम फेरिक, एंड रस्टिंग तो वही तो कंपाउंड। दैट मींस रस्टिंग में डायरेक्टली आयन नेवर बिकम फेरिक, पहले वो फेरस बनता है और फेरस बनने के बाद वो फेरिक बनता है। दैट इज द ट्रिक इन रस्टिंग। Fe2+ बने बिना Fe3+ कभी नहीं मिलेगा, दैट इज द लॉजिक। नाउ सी दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो you add freshly prepared ferrous sulfate along with, you know that, along the sides of the walls of the test tube, container में test tube, because you do the reaction in test tube ना, तो you will add concentrated sulfuric acid। now यहाँ पे क्या होगा देखना बेटा, आप देख सकते हो, I have given you all the logic। नाइट्रेट और फेरस है, दोनों में क्या रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। देखा आपने, नाइट्रेट में नाइट्रोजन +5 है और वो रिड्यूस हो गया +2, दैट मींस वो खुद को रिड्यूस किया है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया है +2 to +3। तो व्हाट नाइट्रेट हैज डन, नाइट्रेट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम +5 to +2, इट ऑक्सीडाइज फेरस टू फेरिक, तो इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपका जो ब्राउन रिंग टेस्ट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, भूलना मत। जो आप करते हो ना ब्राउन रिंग टेस्ट लैब में, वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। उसमें जो नाइट्रेट है वो अपने आप को NO बना लेता है और फेरस को फेरिक बनाता है। अच्छा, आप देखो, ब्राउन रिंग टेस्ट इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, विच जो हम सोचते हैं वो नहीं है, और ये रिएक्शन पूरा अभी नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। इट इज समथिंग लाइक इनकम्प्लीट रिएक्शन, इनकम्प्लीट इक्विलिब्रियम सिंबल, इनकम्प्लीट, पूरा नहीं हुआ है। आप यू नो दैट इक्विलिब्रियम कब डालते हैं? इनकम्प्लीट रिएक्शंस को डालते हैं, जहां पे रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होता है, तब हम रिवर्सिबल सिंबल यूज करते हैं। आप ध्यान से देखना, आप बचा NO, दैट मींस NO यहां से जो आया, थोड़ा फेरस तो बचा होगा,
बिकॉज पूरा का पूरा फेरस फेरिक में कन्वर्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा फेरस अभी भी बचा है वहां पे फेरस। अब ये फेरस ध्यान से देखना, ये फेरस जो बचा है वो तुरंत NO से रिएक्ट कर लेगा, फॉर्म से कॉम्प्लेक्स। सी दिस, लिसन बेटा, सी दिस, यहाँ पे जो NO मिला वो जो बचा हुआ फेरस है उससे रिएक्ट करेगा, जो बचा हुआ फेरस, बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट रिएक्शन, थोड़ा फेरस अभी भी है, तो ये NO इस फेरस को नहीं छोड़ेगा, ध्यान से देखना, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो आपके सोल्यूशन में कौन कौन है? NO है, और फेरिक का कुछ रोल ही नहीं है। फेरिक इज समथिंग लाइक, मोस्टली फेरिक को क्या बोलते हैं, द मोमेंट फेरिक फॉर्म्स, फेरिक सॉल्ट आर इनसॉल्युबल कंपेयर्ड टू फेरस। फेरस से भी जो फेरिक्स के सॉल्ट होते हैं वो मोस्टली प्रेसिपिटेट होते हैं, mostly they are precipitate, even ferric hydroxide is a precipitate, ferric oxide is a precipitate, they settle down as such। तो फेरिक का कोई रोल नहीं है, वो ऐसे ही नीचे चला जाएगा, फेरिक डायरेक्टली गोज डाउन। नाउ व्हाट रिमेंस इज फेरस, जो बचा हुआ है फेरस, तो उसमें NO जाएगा, उस फेरस से रिएक्ट करेगा और बनाएगा ये ब्राउन रिंग, इट फॉर्म्स ए न्यू कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे बहुत डेप्थ एक्सप्लेनेशन है, प्लीज लिसन साइलेंटली, बहुत डेप्थ एक्सप्लेनेशन, ध्यान से देखना। नाउ यहाँ पे NO है, यहाँ पे फेरस है, ध्यान से देखते जाना व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। नो आपके साथ पानी भी है, यहाँ पे सल्फेट भी है, वाटर भी। ऑफ कोर्स सल्फेट कहीं से भी आता है, सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट बोल सकते हो, ये सल्फेट मत बोलना, वो तो फेरिक सल्फेट बन चुका है। नो सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट, अब ये सब मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसको ब्राउन रिंग बोलते हैं। अच्छा, ब्राउन रिंग के अंदर की सीक्रेट्स बताता हूँ, वेट फॉर सम टाइम। दिस इज योर ब्राउन रिंग, FeH2O5NO होल ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ब्रैकेट मींस सल्फेट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट मींस ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलो, जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का दूसरा नाम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और सल्फेट कहां पे है? आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नाउ इसकी पूरी डेप्थ कॉन्सेप्ट ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्स। एम्स में एक चीज पूछता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। नाउ यहाँ पे आपने देखा कॉन्सेप्ट, जो यहाँ पे फेरस था वो रिंग के अंदर, द मोमेंट इट फॉर्म्स रिंग इट बिकम +1। सी द मिरेकल, जो आयन +2 में था, द मोमेंट इट फॉर्म्स द रिंग, जैसे ही वो ब्राउन रिंग बना वो +1 में कन्वर्ट हो गया। व्हाट इज द मिरेकल व्हिच इज हैपनिंग? NO क्या करता है, अपने थोड़े इलेक्ट्रॉन्स को फेरस को दे देता है। दैट मींस NO इज व्हाट, कभी भूलना मत, NO इज समथिंग लाइक इट्स अ लिगैंड, Lewis base। NO is a Lewis base, you know Lewis base means electron donor, तो NO is electron donor, और iron Lewis acid, iron is a Lewis acid। You know what is Lewis acid means? Electron acceptor। जैसे याद है आपको लास्ट क्लास मैंने बताया था, अमोनिया एंड सिल्वर, ammonia silver, ammonia copper, I told this, ammonia act as a Lewis acid, Lewis base, and silver act as a Lewis acid, बोला था ना, silver has vacant d orbital, it accept lone pair of ammonia and form complex with ammonia, diamine silver, even copper form tetraamine copper, deep intense blue, लास्ट क्लास आपने लिखे थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ और ही हुआ है, कुछ और, समथिंग डिफरेंट। NO क्या करता है, फेरस को देखो आयन 1+ बना दिया, दैट मींस NO खुद ऑक्सीडाइज हो गया, अगेन ए रेडॉक्स रिएक्शन, देखा आपने, दैट मींस रेडॉक्स बन गया। तो ब्राउन रिंग के अंदर रेडॉक्स हुआ है, इट्स अगेन ए रेडॉक्स। तो NO reduces, तो NO इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो NO रिड्यूस किया है, ध्यान से देखना। अब बच्चे बोलते हैं सर अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहिए, तो NO बनना चाहिए NO2, नहीं, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड बाय द नेम चार्ज ट्रांसफर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NO flows to ferrous, electron flow, this is called charge transfer, this is very important, charge transfer बोलते हैं इसको, charge transfer, it's not a redox, of course, sorry to say it is not a redox, it is charge transfer। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का दूसरा नाम चार्ज ट्रांसफर। तो क्या होता है, यहाँ पे जो NO के इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के फेरस के पास चला जाता है, और फेरस क्या बन जाएगा, Fe1+, और NO तो एक इलेक्ट्रॉन खो गया, उसका तो चला गया एक इलेक्ट्रॉन, तो वो बन जाएगा NO होल पावर 1+। तो NO था न्यूट्रल मॉलिक्यूल, NO was a neutral molecule, it becomes 1+ and ferrous become Fe2+ become Fe1+। तो it is what transfer, कभी भूलना मत। तो ब्राउन रिंग गेट्स ब्राउन बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर, नॉट बिकॉज ऑफ रिंग। तो ब्राउन रिंग इज ब्राउन कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राउन रिंग ब्राउन होने का कारण क्या है, नीट में पूछेगा, दे विल आस्क यू द ब्राउन रिंग इज ब्राउन ड्यू टू डैश, टेल मी, यू आर इन नीट, तो व्हाट शुड बी द ऑप्शन यू एक्सपेक्ट, बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम व्हाट टू व्हाट,
समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो इनऑर्गेनिक में भी बहुत डेप्थ जाके क्वेश्चन पूछ सकता है, ऊपर ऊपर से नहीं, बहुत डेप्थ अंदर जाके, चार्ज ट्रांसफर। तो NO से इलेक्ट्रॉन निकल के फेरस में जाके फेरस को Fe1+ बनाता है। तो ध्यान से देखना, दिस यू आर सपोज्ड टू नो। अच्छा, इसका पूरा डिटेल्स, दैट मींस यहाँ पे जो अंदर आयन होगा वो +1, और पानी का तो यू नो वाटर हैज नो, वाटर इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो उसका तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं। वाटर पावर 0, एवरीबॉडी नो। H2O पावर, नोबडी से H2O पावर इज 1+ और H2O पावर +2, H2O का होल 0 ही होता है, तो H2O होल इज 0 और NO का +1, अभी तो पता चला वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो +1 फ्रॉम आयन +1 फ्रॉम NO, तो टोटल 2+, और बाहर कौन रहेगा? सल्फेट, टू बैलेंस दैट 2+ को बैलेंस करने के लिए 2- चाहिए, सल्फेट। तो दिस इज द होल ब्राउन रिंग। इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम इज दिस, प्लीज मेमोराइज दैट IUPAC, बिकॉज़ जैसे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा वहां पे आपको रूल पता चल जाएगा IUPAC का। पेंटा एक्वा, एक चाहो तो मैं थोड़ा रूल बता देता हूं। व्हेन यू नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देयर वाज अ रूल दैट पहले आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नेम दोगे, बाद बाहर वाले को नाम दोगे। अब ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी, उसमें भी एक रूल है, पहले न्यूट्रल वाले का नाम दोगे, बाद में, ध्यान से देखना, जो न्यूट्रल वाला है वो पहले आएगा, बाद में कैटायन आएगा। टेल मी हु इज न्यूट्रल? वाटर इज न्यूट्रल, तो पेंटा एक्वा। यू नो वाटर को एक्वा बोलते हैं IUPAC में। IUPAC, दिस इज नॉट ऑर्गेनिक IUPAC, प्लीज। IUPAC सबके लिए है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी अलग IUPAC है, इनऑर्गेनिक का भी अलग IUPAC है, और ऑर्गेनिक का भी, दैट मींस तीनों के लिए है IUPAC। ये गलत, यू आर बीन थिंकिंग रॉन्ग दैट IUPAC इज क्रिएटेड ओनली फॉर ऑर्गेनिक, नो, इट इज रॉन्ग। ओके, IUPAC इज फॉर ऑल द 3 केमिस्ट्री, 3 ब्रांचेस। इनऑर्गेनिक भी IUPAC में कवर होता है, ऑर्गेनिक का अलग वो भी कवर होता है IUPAC में। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के गाल्वानिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसका साइन कन्वेंशन कौन दिया था? IUPAC ने दिया था। अगर गाल्वानिक सेल किसने इंफॉर्मेशन दिया? IUPAC। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू, साइन, IUPAC नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं है, थर्मो नहीं है। तो IUPAC इज देयर एवरीवेयर, फिजिकल टू इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे देख लेना, IUPAC नेम इज पेंटा एक्वा, देन नाइट्रोसिलियम, NO, अभी तो आपको बताया था मैं, NO+ इज कॉल्ड नाइट्रोसिलियम आयन, Fe इज कॉल्ड आयन, एंड रोमन लेटर में 1। व्हाट इज द रोमन लेटर? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन। तो जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है मेटल का, वो रोमन लेटर में लिखना है, ब्रैकेट डाल के। तो ब्रैकेट आयन, उसके बाद 1 डालोगे, सल्फेट, तो लास्ट सल्फेट इज आउटसाइड, सल्फेट। दिस इज हाउ दे आस्क यू दिस। IUPAC नेम ऑफ ब्राउन रिंग, 100% क्वेश्चन फॉर यू। ब्राउन रिंग का IUPAC। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन इन द ब्राउन रिंग? टेल मी। +1, they ask you, not +2. Why not +2? Because of what transfer? From whom to whom? NO का एक इलेक्ट्रॉन Fe2+ को क्या बना देता है? Fe1+। इतना डेप्थ, और एक डेप्थ भी है, but it may harm you. I don't want to take that. I will give you as an assignment, वो करो, एम्स में आ सकता है, because एम्स is slightly of IIT level. तो एम्स में हो सकता है। It is very tough question, damn tough. You can think this, okay? ये नहीं है, बुक्स में कहीं भी नहीं है। Either you have to go for Google or somewhere, search, or foreign books you refer. ये एक और क्वेश्चन बताता हूँ। What is the magnetic moment of brown ring? Brown ring की magnetic moment. Brown ring है ना, उसका magnetic moment, मतलब how many unpaired, you know magnetic moment, unpaired electrons. You calculate unpaired electrons. Correct? This is for Ames के लिए. What is the magnetic moment of brown ring? ये बुक्स में कहीं लिखा है बेटा, उसको मेमोराइज कर लो. You can't calculate, very tough. Magnetic moment of brown ring based on the ion, because ion से ही magnetic moment होगा ना, you know that. Magnetic moment is with respect to the central atom, metal में जो electrons है, unpaired electrons है, वो magnetic moment के लिए responsible है. थोड़ा सा आपका 11th स्टैंडर्ड याद करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर याद है, फार्मूला रूट ऑफ n into n+2. ये आपका 11th स्टैंडर्ड का फार्मूला, μs spin magnetic moment is equal to root of n into n+2. You have done this in 11th standard. तो they can ask this question in Ames also. तो Ames में आता है brown ring. ये वो वाला brown ring है, लैब में पढ़ दिया और चले गए, नहीं. Ames तोड़ और फाड़ के रखता है ऑप्शंस. Ames में आपको ऐसा दिखेगा, चारों ऑप्शन गलत है लेकिन उसमें एक सही है. आपको Ames ऐसा एग्जाम है, या तो चारों सही दिखेंगे या तो चारों गलत दिखेंगे. That is Ames. You will think that the question is wrong. नहीं, you are wrong. तो याद रख लेना. तो कॉन्सेप्ट देख लेना brown ring के बारे में. Tell me. Brown ring. Of course, brown ring is paramagnetic. That's why its color brown. नाम में ये brown. It's paramagnetic. It has magnetic moment. वो चाहो तो लिख लो. It has magnetic moment. It is paramagnetic. Books में आप ढूंढ लेना, कई values मिलेगा. I didn't remember exact value. It is around 3.8.
3.87 कुछ है, मुझे लगता है 3.87 है कई बुक्स में। आप गूगल में भी विकिपीडिया में भी कभी गलत होता है बेटा, बच्चे विकिपीडिया को ज्यादा फॉलो करते हैं। नो, विकी इज रॉन्ग। अगेन आई एम सेइंग दैट विकिपीडिया इज रॉन्ग, डोंट फॉलो विकी प्लीज। आप कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो, ओके? जेडी ली, सी दिस, देयर इज वन बुक व्हिच यू कैन फॉलो फॉर इनऑर्गेनिक, जेडी ली AKD. You see this? JD Lee AKD. This is very important for inorganic chemistry. और ये देख ला, अगर आपको चाहिए तो don't study. ये this is reference book, not for your, देखना बेटा, not for board exam के लिए खोल के मत बैठ जाना. This is reference book. अगर कोई strong explanation चाहिए, कोई strong, मतलब जैसे कि आपको घर में एक टीचर चाहिए, तो this is that. Okay, JD Lee AKD. This you are supposed to know. Very famous authors these are. I'm not joking, beta. This is real. They are best authors for inorganic. But they call AK Day. They call it's not D. I think AK Day and JD Lee, whatever it is. और भी books हैं. Don't purchase any books. If it is there in your library, अगर आपके library में वहाँ पे है, तो आप open करके देख सकते हो. Just open and see that whether there is a P block. Just turn the pages, just see, okay? वहाँ पे कहीं ब्राउन रिंग लिखा है, just देखना, okay? जैसे डिक्शनरी में ढूंढते हो ना कुछ वर्ड्स, वैसे देखना. आप खोल के पढ़ के, मतलब like don't study from there. दीवाने हो जाओगे, because it's so much explanation. For each thing they will give 15-page explanation. You can't explain that much. No, अब ध्यान से देखना. So this is about brown ring. तो brown ring समझ में आया? तो brown ring के 4-5 questions. First question, what is the oxidation number of ion in brown ring? +1. What is the IUPAC name of brown ring? It's a bigger name. I got it. Next, in brown ring, the color is due to charge transfer from NO to Fe. Next, what is the magnetic moment of the brown ring? Around 3.87. वो books में से थोड़ा देखें. Next, brown ring के बारे में क्या आ सकता है? और एक है, वो भी आ सकता है, but it's again tough. वो आया तो बहुत tough. What is the hybridization of ion in the brown ring? Ion in the brown ring. Say this. What is the hybridization of ion in the brown ring? ये भी आ सकता है अगर Ames हो तो. Ames, we don't know what can happen in Ames. Ames हो तो ये भी आ सकता है. What is the hybridization of ion in the brown ring? Brown ring में ion की hybridization क्या होगी? Ames वो भी पूछ सकता है. Okay? What is the hybridization of ion in the brown ring? They can ask. तो ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं. Hybridization of ion in the brown ring, magnetic moment of brown ring. Brown ring is paramagnetic. Oxidation state of ion in the brown ring +1. Then there is a charge transfer in the brown ring. That's why brown ring is colored. ये सब आपको ब्राउन रिंग के बारे में आ सकता है. देख लेना, जो लैब में जस्ट ब्राउन रिंग बोलते हो उसमें इतने क्वेश्चन एम्स बना सकता है. एम्स अगर एक भी उसको कलर्ड प्रेसिपिटेट मिल गया तो छोड़ता नहीं है वो उसमें से बहुत अलग अलग क्वेश्चन बनता है, अजीब अजीब से क्वेश्चंस बनाता है. और एम्स अगर पूछना चाहा प्लैटिनम और गोल्ड में कैसे क्वेश्चंस आएंगे? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ गोल्ड? 4. A highest coordination number gold can show 4. What is the highest coordination number platinum can show? 6. Okay, they can ask you this in case of gold and platinum and these things. Okay, next. हाँ. चार्ज ट्रांसफर रिएक्शन में फर्क क्या है? मतलब सर ये ब्राउन रिंग में चार्ज ट्रांसफर क्यों है? रेडॉक्स रिएक्शन क्यों नहीं बोल सकते इसको? रेडॉक्स रिएक्शन में NO कुछ और हो जाता है ना. यहाँ पे तो NO ही रहा. ओके, NO को कुछ हो जाना चाहिए तभी रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हो ना. इट इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन. NO हैज टू चेंज एज ए होल. NO2 बन जाना चाहिए, उसको कुछ हो जाना चाहिए. सो इट इज अ चार्ज ट्रांसफर. चार्ज ट्रांसफर में मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन रिमेन्स सेम. मतलब मॉलिक्यूल पहले जैसा था वही उसकी कॉम्पोजिशन होगी. पहले भी वो NO था, अभी भी NO ही रहेगा. N2O या NO2 नहीं बनेगा. बस एक इलेक्ट्रॉन उस पे एक्स्ट्रा आ गया है. बस एक से निकल के दूसरे पे आ गया है. That is charge transfer. एक मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल से दूसरे मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में जंप कर दिया इलेक्ट्रॉन. That's what is charge transfer. रेडॉक्स में क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है. अगर NO कुछ और बन गया, N2O, NO2 ऐसा कुछ वो चेंज हो गया
कॉम्पोजिशन चेंज हो गया तब वो रेडॉक्स है। अगर कॉम्पोजिशन में कुछ चेंज नहीं आया तो ऑब्वियसली इट इज चार्ज ट्रांसफर। और चार्ज ट्रांसफर और अच्छा सा भी बोल सकते हैं, लाइक चार्ज ट्रांसफर इज समथिंग लाइक NO इज होल्डिंग आयन, NO है और आयन को होल्ड कर रखा है और इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करके जाता आता है। ओके, सो इन चार्ज ट्रांसफर व्हाट हैपन, इट्स ए NO होल्डिंग आयन एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑसिलेटिंग, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग। तो इलेक्ट्रॉन NO से आयन के पास जाता है, थोड़ी देर के पास रुकता है, फिर NO में आ जाता है, फिर थोड़ी देर तक NO में रहता है, फिर आयन के पास चला जाता है। दैट्स समथिंग कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर। जो चार्ज ट्रांसफर इट इज डायनेमिक, होता रहता है कंटिन्यूअस, दैट व्हाट यू कैन से दैट। रेडॉक्स एक बार हो गया तो हो गया, बट चार्ज ट्रांसफर डायनेमिक ऐसे होता रहता है, आयन के पास जाता है, फिर NO के पास आता है, फिर NO से आयन के पास जाता है। दिस इज पॉसिबल, ये चार्ज, दिस इज समथिंग लाइक, आपने ऐसा कहीं 11th में सुना होगा, 11th में एक कॉन्सेप्ट है फजान्स रूल। फजान्स रूल के बाद उसी में फजान्स रूल में देयर इज वन कॉन्सेप्ट, पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड्स बोल के कॉन्सेप्ट है। सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3, Ag2CO3 polarizes in a such a way the electron oscillates between silver and carbonate. Because of the electron oscillation you see color in silver carbonate, because वहाँ पे जो Ag plus है वो तो D10 है, it is D10 configuration, you know D10 means colorless, there is no unpaired electron, फिर भी silver carbonate is yellow color because of this only charge transfer. So silver carbonate is yellow color because of charge transfer. So electron of carbonate migrates to silver, again come back from silver to carbonate. तो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ऐसे, सिल्वर टू कार्बोनेट, कार्बोनेट टू सिल्वर। दैट मींस बेसिकली चार्ज ट्रांसफर इज इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन, आई कैन से इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन, दैट इज चार्ज ट्रांसफर व्हिच यू हैव ऑलरेडी सीन इन 11th स्टैंडर्ड इन सिल्वर कार्बोनेट। सिल्वर कार्बोनेट इज येलो कलर, ऐसा कुछ लिखा है, वो भी चार्ज ट्रांसफर से येलो कलर है। देयर इज समथिंग इन 11th फजान्स रूल, और फजान्स रूल के बाद ये आता है पोलराइजेशन, electron oscillation. Now see this. So this is about nitric acid, no? We have seen, correct? Nitric acid we have completed. Then entering into group 15, phosphorus. Now we are entering into the second group 15 में एक एलिमेंट का हो गया, एक एलिमेंट उसके कंपाउंड सब हो गए। Now entering into the second element, phosphorus. देख लेना कितना बड़ा है p ब्लॉक। अभी भी 15 ग्रुप में सेकंड एलिमेंट, उसके कंपाउंड और इसके कंपाउंड भी देखने हैं सब कुछ। व्हाइट फास्फोरस, phosphorus has allotropes. You know allotropes, same element having different crystalline forms, we call it as allotropes. Now see this, phosphorus has 3 allotropes, namely white phosphorus or yellow, red phosphorus or violet, and black phosphorus, that is the third. You already have discussed this earlier, पहले discuss किया हूँ मैं already, you know this lot many things. Now white phosphorus is the most reactive form of phosphorus, सब जानते हो, it is the most reactive form because देख सकते हो उनके स्ट्रक्चर में ये सिंगल मॉलिक्यूल है, एक सिंगल मॉलिक्यूल, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, डिस्क्रीट मींस एक सिंगल। रेड फास्फोरस इज चेन ऑफ व्हाइट फास्फोरस, ऑफ कोर्स व्हाइट फास्फोरस तो नहीं बोल सकते बिकॉज़ बीच में pp बॉन्ड नहीं है, देयर इज नो pp बॉन्ड इन बिटवीन, इट इज नॉट ए चेन ऑफ व्हाइट फास्फोरस, इट इज नॉट ए चेन ऑफ फास्फोरस, आई कैन से। ध्यान से देखना, सी दिस, ये डिस्क्रीट है, इसके हाईली रिएक्टिव है, क्यों? इसमें एंगल स्ट्रेन है, एंगल ऑफ स्ट्रेन 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन, that is due to the molecular compact, molecule is so compact, the bonds are very close. Since the bonds are very close, there is a high rigidity in the ring, you know this word, rigidness, the ring become more rigid, hence because of that what happens, the bonds are very close, the bond angle is very very less. ये concept है जो 11th में सिखाते हैं, पक्करिंग, you know पक्करिंग, ये कब होता है? पक्करिंग माना bonds जो होते हैं आगे पीछे हो जाते हैं। ये कब आगे पीछे होते हैं बॉन्ड्स? जब उनके अंदर रख लो एक मॉलिक्यूल है, उसमें बहुत सारे एटम्स है। वेरी गुड एग्जांपल SE8, SE8 इज वेरी गुड एग्जांपल। SE8 देखो 8 सल्फर एटम्स, इफ देयर आर वेरी वेरी बल्की 8 एटम्स आर देयर, देन पक्करिंग अकर्स। पक्कर माना एक बॉन्ड आगे एक बॉन्ड पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, दिस इज कॉल्ड पक्करिंग। एक बॉन्ड आगे रहना एक पीछे रहना, ओके, दिस इज पक्करिंग।
तो ध्यान से देखना बेटा, ये सिखाते हैं ऑर्गेनिक में, सिखाते हैं। पक्करिंग के लिए भी साइंटिस्ट आए थे, ये ऐसे क्यों होता है, ये ऐसे क्यों होता है, उसके लिए भी साइंटिस्ट आए थे। उसके लिए 4 साइंटिस्ट आए, दे डन द रिसर्च, दे गिवन द फार्मूला, और उसका नाम भी है पक्करिंग थ्योरी। ओके, बट यू डोंट नीड टू स्टडी दैट मच। पक्करिंग सब आप नहीं पढ़ना प्लीज, कॉन्सेप्ट देखना, सीधा कॉन्सेप्ट। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल है, 60 डिग्री है, उसकी वजह से हाईली रिएक्टिव है। क्यों? यू नो दैट कोई भी मॉलिक्यूल 110 डिग्री रहा तो इट्स फ्री स्ट्रेन फ्री बोलते हैं उसको। 110 डिग्री स्ट्रेन फ्री। 110 डिग्री आप क्या बोलते हैं? sp3 टेट्राहेड्रल, उसको स्ट्रेन फ्री मानते हैं साइंटिस्ट। तो 60 डिग्री सो मच स्ट्रेन, उसको पकड़ के जिगोड़ के रखा है। समथिंग लाइक रख लो आपको मुर्गा डालने को बोला तो स्ट्रेन ना, तो यू हैव टू गो डाउन, समथिंग सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। जैसे द चाइल्डहुड पनिशमेंट देखिए ना, मुर्गा डालो, भाई इट्स नॉट हाँ जो भी है मुर्गा बन के दिखाना। ओके गॉट इट, डाल नहीं सकते हो मुर्गा बन के दिखाना। रीजन इज भाई बिकॉज यू फील स्ट्रेन, बिकॉज स्ट्रेन होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रेन यू फील लाइक हाँ पेन होता है, देयर इज अ पेन इन द स्ट्रेन। द सेम थिंग द मॉलिक्यूल फील्स हाई पेन बिकॉज इट इज इन स्ट्रेन। उस पेन को रिलीफ करने के लिए वो तोड़ देता है, वो तुरंत रिएक्ट कर लेता है, बिकॉज जैसे वो रिएक्ट करेगा बॉन्ड दूर हट जाएंगे, जो भी बॉन्ड्स होते हैं वो फार अवे हो जाते हैं, वो रिएक्ट कर लेता है। अच्छा, पहले वो किससे रिएक्ट करेगा? ऑफ कोर्स O2 इन द एयर, बिकॉज एयर ओपन टू एयर, O2 इन द एयर जो भी है, O2 इज द वन व्हिच रिएक्ट्स वेरी फास्ट विद एनीवन। याद रख लो, तो फास्फोरस आराम से एयर से फास्ट रिएक्ट करेगा। इट्स इग्निशन टेंपरेचर इज वेरी लो, यू नो द मीनिंग ऑफ इग्निशन टेंपरेचर, पर वो तुरंत रिएक्ट कर लेता है। रूम टेम्परेचर में भी फास्ट, जैसे इसलिए उसको पानी के अंदर रखते हैं, तुरंत रिएक्ट कर लेता है। और पानी के अंदर रखने का और रीजन भी है, वाटर इनसॉल्युबल है, लिखा है देखो से दिस, इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कार्बन डाइसल्फेट में सॉल्युबल है, बेंजीन में है, ईथर में है, वाटर में इनसॉल्युबल है। दैट्स व्हाई इट्स सेफ। वाटर इनसॉल्युबल तो पानी के अंदर रख सकते हो। तो व्हाइट फास्फोरस इज वाटर इनसॉल्युबल, पानी से वो रिएक्ट नहीं करता है, वाटर से सॉल्युबल ही नहीं है। तो ध्यान से देखना, उसे आप पानी के अंदर रख सकते हो। नाउ सी दिस हाईली रिएक्टिव, तो तुरंत क्या करेगा? एयर से रिएक्ट कर लेगा, O2 से रिएक्ट कर लेगा। दैट वे इट इज केप्ट अंडर द वाटर। इट हैज हाई स्ट्रेन 60 डिग्री बिकॉज देयर आर लॉट मेनी एटम्स, one single molecule, the bonds are compact. Since the bonds are compact, the angle is very small, hence strain is developed. Now next if you see red phosphorus का दूसरा नाम violet phosphorus, it is a chain of phosphorus। देख सकते हो chain, और इसमें और उसमें एक डिफरेंस है, आप देख सकते हो। बीच में वो जो pp बॉन्ड था वो नहीं है, जो बीच में जो pp बॉन्ड था जो मॉलिक्यूल को जिगोड़ के रखता था, अब वो नहीं है। वो जो बीच में वाला pp बॉन्ड था अब वो कॉर्नर में ऐसा हो गया। Before it was like this, correct? वो बीच में था pp बॉन्ड, अभी वो ऐसे हो गया। p, that is, you can see this. Now it's pp and pp. Before pp. No वो अंदर था, अभी वो ऐसे हो गया बाहर। दो मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखता है। पहले वो एक के अंदर था, अब दो के बाहर है, मतलब एक के बाहर है, एक के बाहर है। See this? बाहर है ना? See, just see this. यहाँ ध्यान से देखना, just see the magic. No pp, pp. Okay? That is inside, outside. Magic. तो pp बॉन्ड यहाँ पे अंदर था, अभी ये pp बॉन्ड यहाँ पे बाहर है। और दोनों में फास्फोरस sp3, दोनों में नहीं, तीनों में फास्फोरस sp3। See the miracle. There is no change in hybridization. Just structure get change. उसकी स्ट्रक्चर चेंज होती रही, हाइब्रिडाइजेशन में कुछ फर्क नहीं आया। What is the miracle? क्या allotrope है? Because normally if you see carbon allotrope, it changes the hybridization. Diamond आपको पता होगा, diamond is sp3, graphite is sp2, तो अलग अलग हो गया हाइब्रिडाइजेशन। फ्लोरीन भी sp2 I think, फ्लोरीन sp2, बट यहाँ पे तो सुपर, all the three allotropes are sp3, तीनों के तीन sp3। See the miracle, तीनों के तीन allotrope sp3 है। That is a miracle in this. Normally allotropes same नहीं होते, hybridization अलग होते हैं, बट यहाँ तीनों allotrope का स्पेशलिटी ये है, तीनों के hybridization सेम है, पर तीनों दिखते अलग है। Say this, it's a God grace. No, it is insoluble in carbon disulfide, but slightly soluble in water. थोड़ा soluble है, of course not a problem. It is not that much reactive, तो soluble होने दो। Next, it is non-poisonous. That means the more poisonous is white phosphorus. Among all, the more poisonous is white phosphorus. Non-poisonous is this thing, red phosphorus. और ये भी non-poisonous, black भी उतना poisonous नहीं है।
Why it is the most poisonous? Because it is most reactive ना, so it's poisonous. It may harm us. वो तुरंत रिएक्ट कर लेगा किसी से भी, so it harm us. White phosphorus. अब ध्यान से देखना, black phosphorus most thermodynamically stable form of phosphorus. This is the most stable phosphorus. इन तीनों में, that means दो क्वेश्चन है, ज्यादा रिएक्टिव कौन, ज्यादा स्टेबल कौन? ये ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्टिविटी इसकी लीस्ट होगी, तो ब्लैक फॉस्फोरस की लीस्ट होगी रिएक्टिविटी. थर्मोडायनामिकली स्टेबल मींस डेल्टा जी नेगेटिव, कुछ तो है ना, डेल्टा इज वेरी हाई, तो बोलते हैं ना कुछ स्टेबिलिटी के फैक्टर्स, दैट थर्मोडायनामिक्स का मीनिंग है डेल्टा जी डेल्टा एस. जहां भी थर्मो आता है डेल्टा जी डेल्टा एस, डेल्टा जी डेल्टा एस. ना इसके भी दो अल्लोट्रोप्स हैं, अल्लोट्रोप के भी दो अल्लोट्रोप. सी द मिरेकल, अल्लोट्रोप हैज अल्लोट्रोप्स. सी ब्लैक फॉस्फोरस खुद एक अल्लोट्रोप है, उसके भी सब डिविजन्स है, अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक, टू ब्लैक्स. ओके, टू ब्लैक्स, और दे आर ऑब्टेन्ड एट हाई टेम्परेचर. इसको हाई टेम्परेचर में हीट करोगे, येलो दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करोगे, वो भी बुक में टेम्परेचर दिया है, डोंट मेमोराइज दैट. 853 केल्विन, 400 केल्विन, डोंट डू दैट, इट्स वेरी हार्मफुल. यू कैन मेमोराइज टेम्परेचर इन ईच लाइन, हर जगह पे नहीं कर सकते हो. इट रिसेंबल्स ग्राफाइट, ग्राफाइट जैसा दिखता है, ग्राफाइट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट. ग्राफाइट जैसा दिखता है, जैसे ग्राफाइट भी have this kind of this hexagonal structure, बोलते हैं ना, there is an hexagonal layer structure. वो थोड़ी देर के लिए लेयर बनता है, फिर it forms chair like structure. It's a chair. ये chair structure है, पता है ना आपको? It's a chair structure. वो swimming pool chairs, you know, ऐसे होते हैं. Okay, the guy will be there. You know that ना? The chair which you have seen that. So it's a chair structure, ध्यान से देखना. But it resembles graphite. इसका मीनिंग ये नहीं कि वो ग्राफाइट स्ट्रक्चर है. It resembles graphite in appearance. उसके appearance में. Hybridization में अभी भी कोई चेंज नहीं, वो sp3 ही है. sp3 को आप क्या बोलते हो? ट्राइगोनल पिरामिडल, करेक्ट? ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हो ना आप sp3 को. हाइब्रिडाइजेशन, और शेप इज पिरामिडल. पिरामिडल इज द शेप ना. द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल पिरामिडल. हाँ, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, सॉरी, वो ज्योमेट्री लोन पर इंक्लूड करते हो, टेट्राहेड्रल, एंड शेप इज ट्राइगोनल पिरामिडल. तो आप ध्यान से देखना, दिस इज द, दैट मींस ब्लैक फॉस्फोरस स्टेबल होने का रीजन क्या होगा? इट हैज लेयर स्ट्रक्चर. मतलब एक्चुअली ये भी प्रॉपर नहीं है स्ट्रक्चर, इट्स 3 डायमेंशन. ये थोड़ा 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, तो इट्स लाइक हेक्सागन लेयर, यू नो, ग्राफाइट जैसा हेक्सागन. मींस ये हेक्सागन बनता है लेकिन पक्कर हो जाता है, ऐसा ट्विस्ट हो जाता है. हेक्सागन प्लेन में आता है, फिर प्लेन से बाहर हो जाता है, प्लेन में आता है, फिर प्लेन से बाहर. तो थोड़ी देर प्लेन में रुकता है, फिर प्लेन से बाहर आ जाता है. जब प्लेन में रुकता है तो प्लेनार हेक्सागन जैसे दिखता है, जब प्लेन से बाहर आता है तो नॉन प्लेनार पक्कर हो जाता है. पक्कर होता है तो कैसे दिखता है? साइक्लोहेक्सेन जैसे दिखता है. दिस इज लाइक ए साइक्लोहेक्सेन. आपने पढ़ा होगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, थोड़ा याद होगा आपको. कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में साइक्लोहेक्सेन फॉर्म दिस चेयर स्ट्रक्चर, पढ़ा होगा. चेयर, चेयर, हाफ चेयर, chair, half chair. Oh, half chair is open envelope. Chair, half chair, that is open envelope. Then twisted boat, then boat, then twisted boat, then half chair, then chair. Leave. मुझे लगता है आपको चेयर नहीं समझ में आएगा. यहाँ तक देख लेना. तो तीनों में the miracle is this is the phosphorus calotropes में miracle क्या है? वो तीनों में sp3 है. So in all the 3 sp3, most reactive is white, least reactive is black, most stable, that is the least reactive is most stable one. These things you are supposed to know. We will see phosphorus, उसके properties, उसके compounds की property in the later class.